नमस्कार साथियों, कैसे आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं लव कुश की पाठशाला के सेशन में। साथियों, कई सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किए, लव सर को भी बताया कि सर बजट के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्लानिंग करी है कि आपके प्राथमिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए और आने वाले साल में जो भी आपके मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो एमपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का, यदि बजट से प्रश्न आ रहे होंगे तो उन सारी बातों को अपन आज के सेशन में कवर अप कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं साथियों? जब भी सरकार बजट जारी करती है तो बजट के दो डॉक्यूमेंट हमारे सामने देखने मिलते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके सामने लगा के रखा हुआ है 16 पेज का है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स जो सरकार ने योजनाओं के माध्यम से सामने लाए हैं उन्हें पर यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जो स्पेशल डेटा आता है, कभी कभी एमपीएससी में भी जो डेटा पूछा जाता है, उस डेटा को जानने के लिए एक और रिपोर्ट आती है, उसको बोलते हैं बजट एट द ग्लैंस। मतलब बजट को एक समग्रता से अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, सारे बच्चों को वो समझ में नहीं आता क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं इस क्लास के अंदर एक सामान्य बातें जो कि 16 पेज के डॉक्यूमेंट में होगा और 26 पेज के डॉक्यूमेंट में जो कठिन बातें होंगी उन सारी बातों कवर कर लूँगा। चाहे आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो तो भी वीडियो को देखिए, थोड़ा जल्दी देखिए, भले ही स्पीड बढ़ाकर देखिए। अगर नहीं दे रहे तो आपके लिए हर एक बात इसकी आवश्यक रहने वाली है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले एक सामान्य बात, आर्टिकल 112 के अंदर संविधान के अनुच्छेद में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण की बात देखने मिलेगी, जिसे अपन बजट कहते हैं। बजट क्या होता है? सरकार की आय और सरकार के व्यय का विवरण, सबको पता है, बच्चों वाली बात है। लेकिन इसमें एक बात मैं वैल्यू एड करूंगा। जब भी सरकार बजट पेश करती है, जैसे सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, यह बजट आने वाले वित्त वर्ष का होता है। समझ पा रहे हैं? बजट हमेशा फरवरी को पेश होता है। 1 फरवरी को हमने एक सामान्य काम कर दिया है। तो आने वाला वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होने वाला है भैया? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए इस बजट को सरकार ने घोषित किया है, जारी किया है। मतलब आने वाले वित्त वर्ष में सरकार कितनी आय करने वाली है, सरकार कितना व्यय करने वाली है, ये बातें बजट में आपको देखने मिलेगी। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। बिल्कुल नहीं है। कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि बजट में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वास्तव में वो वास्तविक आंकड़े हैं या केवल बत्तीबाजी है। तो पॉइंट समझना, बजट क्योंकि आने वाले वित्त वर्ष में लागू होगा तो एक प्रकार की बत्तीबाजी है कि हम इतनी आय प्राप्त कर लेंगे, हम इतना खर्चा कर देंगे। इनका वास्तविक धरातल से सीधा संबंध नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भैया मैं आने वाले 1 महीने में इतने वीडियोस बना दूंगा, मैं बोल रहा हूं ना, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ना। क्या उतनी वीडियोस बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी, वो तो भविष्य बताएगा। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार बजट के अंदर आने वाले वित्त वर्ष, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 25-26, जो कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक की जो भी, इसलिए आप जब भी बजट पढ़ रहे होगे ना, तो बजट के अंदर मैं आपको एक शब्द पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा बी। इसे बोलते हैं बजट एस्टिमेट, मतलब बजट का अनुमान। तो मैं जो भी आपको आंकड़े पढ़ा रहा हूं कि भैया इतना इतना हम काम करने वाले हैं, इतना टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, तो इतना टैक्स कलेक्ट हुआ नहीं है, ये बजट एस्टिमेट है जो आपको आने वाले साल में देखने मिल सकता है। तो एक सामान्य बात मैं स्टार्ट कर लेता हूं। हाँ, बजट को सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं उस प्रीलिम्स के पोर्शन से जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले ही हम अलग पेज पर चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रुपया कहां से आता है। आप सभी को पता है बजट आय व्यय का विवरण है। तो पहले पैसे आएगा फिर जाएगा, या जाने की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद पैसे को आने की प्लानिंग हम लोग करेंगे। समझ पा रहे हैं? मान के चलो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सरकार आने वाले वित्त वर्ष में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर 100 रुपए कमा रही है, एग्जाम्पल के लिए सरकार 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक कितना पैसा कमाने वाली है? 100 रुपए। तो ये 100 रुपए पैसा सरकार कहां से कमाने वाली है, उसका स्रोत क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स एग्जाम में हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? अगर सरकार 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए कहां से आ रहे हैं? ध्यान रखिए, सरकार के द्वारा सर्वाधिक पैसा यानी 24%, 100 रुपए का 24% मतलब 24 रुपया सरकार सर्वाधिक पैसा प्राप्त करने वाली है आने वाले साल में। आने वाले साल का अनुमान बता रही सरकार, हम सर्वाधिक पैसा कहां से कमाएंगे? उधारी से। सोच के देखो, ये सरकार की अच्छी व्यवस्था को नहीं दर्शाता। सरकार के द्वारा सर्वाधिक पैसा कहां से लेने की बात की जा रही है? उधार से, कि हम उधार लेंगे। सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं आने वाले महीने में 2 लाख रुपए कमाने वाला हूं जिसमें से मैं 1.5 लाख उधार लूंगा, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो सरकार की ये वित्तीय कमजोरी को दर्शाता है कि सरकार सर्वाधिक पैसा उधारी से ले रही है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आता है कि सरकार सर्वाधिक आय कहां से कर रही है? पहले नंबर पर 24% है उधारी और अन्य देदारी, जिसके अंदर सरकारी बॉन्ड को बेचना भी जाएगा। सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से
विदेशों से उधार लेना आएगा, मतलब टॉप नंबर पर, फर्स्ट रैंक पर हमने इसको रख लिया। समझ पा रहे हैं? बहुत आराम आराम से मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट? थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर अप हो पाएँ। अगर सरकार का एक नंबर कंप्लीट हुआ तो आपके प्रश्न आएगा कि सर दूसरी बार या दूसरे स्तर पर सरकार सर्वाधिक कहां से पैसा कमाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सेकेंड नंबर पर या दूसरे नंबर पर आपको केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर, जिसे अपन आयकर के नाम से जानते हैं, सरकार 22% पैसा, अगर सरकार 100 रुपए कमा रही है तो उसमें से 22 रुपए सरकार कहां से लेने वाली है? जनता के ऊपर इनकम टैक्स लगाकर। समझ पा रहे हैं? प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार कर है, राज्यों को हिस्सा मिलता है, लेकिन राज्य इनकम टैक्स जो जनता के नॉर्मली आय पर लगता है उसे केवल केंद्र सरकार लगा सकती है। क्लियर पॉइंट? टैक्स में बताया था मैंने आप लोग को। तो पहला हो गया उधारी, अन्य देनदारी, दूसरा हो गया इनकम टैक्स। क्लियर पॉइंट? अगर प्रश्न आता है कि सरकार सर्वाधिक पैसा कौन से टैक्स से कमाती है, ये बताऊंगा मैं आपको, तो दिमाग में आना चाहिए सर्वाधिक पैसा कहां से आ रहा है? आयकर से। इसलिए सर्वाधिक ज्यादा बड़ा टैक्स भी कौन सा होगा? इनकम टैक्स। समझ पा रहे हैं? तो 24% कंप्लीट, 22% कंप्लीट। अब इसके बाद देखो और कौन सा बचा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है जीएसटी और अन्य करों से 18% पैसा लाया जा रहा है। मतलब तीसरे नंबर पर जो सरकार की आय का स्रोत है, पहले पे उधार हो गया, दूसरे पे आयकर हो गया, तीसरे नंबर पे कौन है? जीएसटी। समझ पा रहे हैं? जीएसटी के बाद पहले हालांकि निगम कर एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था, आयकर से भी बड़ा, लेकिन अब ये कम हो चुका है। तो पहले नंबर पे है आयकर, करों की बात कर रहा हूं, फिर है जीएसटी, फिर आपको देखने मिल रहा है निगम कर। अगर होलसेल बात करें तो 1 2 3 4, आपको चौथे नंबर पर कौन सा देखने मिल रहा है? निगम कर। निगम कर से 17% सरकार पैसा लेने वाली है। कितना? कुल आय का। अगर 100 रुपए कुल आय है तो उसका 17% पैसा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, निगम कर के बाद देखिए यहां पर एक शब्द आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आप सभी को पता है नहीं पता तो बता देता हूं। जीएसटी आने के बाद में सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क को विलोपित कर दिया सामान्यतः, क्योंकि जीएसटी में केंद्र का उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और राज्य का वेट टैक्स जिसे अपन बोलते हैं उसे खत्म कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? या बिक्री कर जिसे अपन बोल रहे हैं, बिक्री कर को अपन ने समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी डीजल पेट्रोल जैसी चीज़ों पर क्या चीज़ लगाई जा रही है? जीएसटी नहीं लग रहा, उस पर क्या लगता है? केंद्र का उत्पाद शुल्क। तो जो बचे कुचे मदे हैं जिसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, यदि उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सरकार लगा रही है तो उससे 5% पैसा सरकार प्राप्त कर रही है। मतलब ये भी एक ठीक ठाक स्रोत है सरकार की आय का। समझ पा रहे हैं? अगला देखिए, अगर हम वस्तु का आयात निर्यात करते हैं तो उस पर सीमा शुल्क लगता है, तो उसका 4% पैसा आप यहां से प्राप्त कर पा रहे हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा आप देख पा रहे हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी आवश्यक है, सीमा शुल्क भी आवश्यक है। यहां पर 9% की बात की जा रही है गैर कर प्राप्तियों की। गैर कर प्राप्ति क्या होती है मैं आने वाली जब बजट एंड ग्लांस पढ़ाने वाला हूँ रिपोर्ट तब समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो कर से नहीं है लेकिन सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सरकार के उद्योग चलते हैं उनसे होने वाली आय, सरकार ने किसी को उधार दिया है तो उनसे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि, इन सारी चीज़ों को अपन रखते हैं गैर कर प्राप्तियों के अंदर। तो उससे भी हम 9% पैसा प्राप्त करने वाले हैं। एग्जाम के अंदर ये नहीं आएगा, एग्जाम के अंदर आएगा उधारी से कितनी आय होती है, पहले नंबर पे कौन है? आयकर, निगम कर, जीएसटी में कौन पहले नंबर पे है? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये बातें आपको ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट? तो एक सामान्य बात हमने कर ली कि कितना पैसा कहां से आ रहा है, पहले दूसरे नंबर पे कौन है, याद रखना है। जब हमने 100 रुपये कमा लिए तो 100 रुपये खर्चा भी करेंगे। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि सरकार पैसा कहाँ पर खर्च करती है, तो खर्च करने वाला मामला देखते हैं, रुपया कहाँ पर जाता है। अगर रुपया कहाँ जाता है ये हमको देखना है, तो वही चीज़ सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, 100 रुपये। अब देखते हैं कितना % पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? सबसे पहला सर्वाधिक कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है, यहाँ पर आई है। 22% पैसा सरकार सर्वाधिक पैसा खर्च कर रही है राज्यों का कर एवं शुल्क का हिस्सा देने में। साथियों इस बात को ध्यान रखना, जैसे हमारे देश के अंदर सरकार ने जीएसटी लगाया, अब जीएसटी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के रूप में लगाया जाता है, आईजीएसटी के रूप में लगाया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा जब पैसा इकट्ठा किया जाता है टैक्स का, तो राज्यों के बीच में बांटना पड़ता है, क्योंकि भैया वो राज्यों के नाम से भी लगाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? कभी कभी केंद्र इकट्ठा कर ले रहा है कर को। क्लियर है पॉइंट? तो राज्यों को पैसा देने में सरकार का सर्वाधिक पैसा खर्च हो रहा है। तो पहले नंबर पे क्या है? राज्यों को कर एवं शुल्क का हिस्सा देने के लिए। अभी एक और चीज़ आएगी, वो वित्त आयोग वाली कहानी अभी आने वाली है, लेकिन अभी ध्यान रखो सर्वाधिक पैसा जाता है राज्यों को देने में, जो भी हिस्सा उनका आ रहेगा टैक्स के अंदर उसको अपन दे देंगे। समझ पा रहे हैं? इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने मिल रहा है, देखिए यहां से प्रश्न आया है यूपीएससी में जो आएगा, राज्यों को पैसा बांटने के बाद सरकार का दूसरा सबसे प्रमुख खर्च का स्रोत है ब्याज का भुगतान। 20% आपको देखने मिल रहा है।
यानी भारत की सरकार ने जितना उधार लिया हुआ है उस उधार के ऊपर सरकार को हर साल 20%, मेनली इस साल 20% ब्याज चुकाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है साथियों। सोच के देखो, अगर मेरे कुल बजट का, अभी तो मैं आपको 100 रुपये बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, मैं बोलूँगा कि इस साल का बजट लगभग 50 लाख करोड़ का है, उसका 20% सरकार रोड बनाने पे खर्चा नहीं कर रही, शिक्षा देने पर खर्च नहीं कर रही, उसका अधिकांश पैसा फालतू जा रहा है। फालतू का मतलब केवल ब्याज का भुगतान करने को जा रहा है। तो कोई भी इस बात को सुनकर संतुष्ट नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। इसलिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि सरकार के व्यय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यहाँ पर राज्यों का हिस्सा तो नॉमिनल बात है, लेकिन जो मेन भुगतान आपको देखने मिल रहा है, व्यय देखने मिल रहा है, वो है ब्याज भुगतान। तो दूसरा स्रोत आपको देखने मिलता है, समझ पा रहे हैं। तो 20% ये हो गया। इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ आपको देखने मिल रही है, केंद्र क्षेत्र की स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया था एक दिन, याद करो, मैंने एक वीडियो बनाया था स्कीम्स के बारे में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसे केंद्र सरकार चलाती है और पैसा भी मोदी जी देते हैं, उसे अपन बोलते हैं केंद्र क्षेत्र की योजना। उसमें आपको 30 नंबर पर पैसा खर्च होते देखने मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट। 16 के बाद में आप देखिए, यहाँ पर वित्त आयोग को अंतरण एक शब्द लिखा हुआ है। वित्त आयोग कहता है ना कि भैया मोदी जी, तुम जितना भी पैसा टैक्स के माध्यम से प्राप्त करोगे तो राज्यों के बीच में कुछ ना कुछ आपको बांटना पड़ेगा, तो वो भी पैसा आपको बांटना पड़ेगा। वो भी याद नहीं रखना, याद क्या रखना है आपको, पहला राज्य वाला याद रखना है, ब्याज भुगतान याद रखना है, तीसरे नंबर पर याद रखना है। अब एक और चीज़, अगर मैं एक सारी बातों कर लूँ तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अलावा केंद्र की प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जैसे मोदी जी ने स्टार्ट करी, कुछ पैसा मोदी जी ने दिया, अब राज्यों को अपने कुछ पैसे मिलाकर उस स्कीम को लागू करना है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें भी पैसा खर्चा हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 8% का व्यय सरकार कर रही है रक्षा पर। अगर प्रश्न आता है अलग अलग मंत्रालयों का सर्वाधिक, बताऊंगा आपको मैं, भारत की सरकार रक्षा पर बहुत खर्च करती है। कुछ लोग इसको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि रक्षा पर किया गया है सामता राजस्व के अंदर हम मान लेते हैं, तो उस कारण से सरकार अपने कुल बजट का 8% खर्च कर रही है रक्षा पर। इसके बाद देखिए आप, 4% खर्च कर रही है पेंशन पर। इन सब की आलोचना होती है जब सरकार घाटा बढ़ता है ना, यार पेंशन क्यों दे रहे हो, समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कहीं सब्सिडी भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6% सरकार खर्चा कर रही है सब्सिडी पर। तो सर्वाधिक आलोचना के पात्र होते हैं पेंशन, सब्सिडी। इन दोनों को कम करो तो जाके सरकार का फालतू खर्च कम हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पहला हो गया राज्य, दूसरा ब्याज भुगतान, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र की प्रायोजित योजनाएं, वित्त आयोग का अंतरण, रक्षा पर व्यय, सब्सिडी पर व्यय, पेंशन पर और अन्य व्यय, ये सामान्य बात है। तो जो मैंने आपको ऑर्डर बताया 1 2 3 4 1 2 3 4, इन बातों को अगर ध्यान रख लोगे, परसेंटेज बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आता है रक्षा, पेंशन, सब्सिडी में, तो इन तीनों में सर्वाधिक खर्चा कहाँ पर हो रहा है, रक्षा पर। पेंशन सब्सिडी में कहाँ खर्च हो रहा है, सब्सिडी पर, और बाद में पेंशन। क्लियर पॉइंट। 2 योजनाएं आ गई, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र की प्रायोजित योजनाएं। तो केंद्र क्षेत्र की योजनाओं पर ज़्यादा खर्चा है, प्रायोजित पर कम है, समझ पा रहे हैं। प्रश्न आ गया ब्याज भुगतान का और वित्त आयोग के अंतरण का, तो वित्त आयोग ब्याज भुगतान पर ज़्यादा खर्चा आपको देखने मिल रहा होगा। तो ये एक सामान्य बात, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। अब इसमें भी 2-3 डेटा दिए हुए हैं, लेकिन ये बच्चों वाले डेटा हैं। आपको मैं बच्चों वाले डेटा नहीं, आपको मैं कराऊंगा अलग लेवल पर डेटा जाकर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले क्लास की स्लाइड निकाल दूँ। देखो ये जो डेटा वेटा है ना, ये घाटे की प्रवृत्ति, ये सब तो अभी आपको बताने वाला हूँ, मज़ा जाएगा आपको कि क्या बता रहे हो सर। कुछ लोग भाग जाएंगे सुनकर, कुछ लोग समझ लेंगे और जीवन भर के लिए अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्लियर पॉइंट। बंद हो जा भैया। चलिए, अगर प्रश्न आता है कि अलग अलग मैं बात करूं, रक्षा, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वाधिक पैसा सरकार कहां खर्च कर रही है, प्रश्न आ गया, निम्न में से किस मद पर, रक्षा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्योग, सामाजिक, सर्वाधिक पैसा कहां पर खर्च हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर सर्वाधिक पैसा सरकार कर रही है रक्षा पर खर्च, समझ पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है ग्रामीण विकास, नंबर 3 है पुलिसिंग, गृह मंत्रालय, चौथा है कृषि, पांचवा है शिक्षा। ध्यान रखना, पहले नंबर पे आपको रक्षा वाला खर्च याद रखना पड़ेगा। सरकार सर्वाधिक खर्च कर रही है रक्षा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। जीडीपी का भी मैंने बताया, वो जीडीपी का बोल रहा हूँ, कुल खर्च का लगभग 8% आपको डिफेंस पर एक्सपेंडिचर के रूप में देखने मिल रहा है। क्लियर पॉइंट। तो एक बार ये ऑर्डर पढ़ लेना, बाकी पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, टॉप 2 टॉप 3 याद रखोगे तो काम चल जाएगा। क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा सा, क्योंकि बजट के अंदर बत्तीबाजियां भी होती है जो मेंस के हिसाब से आवश्यक होंगी, तो जितने लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन यहाँ बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो प्रीलिम्स के लिए आवश्यक होंगे, समझ पा रहे हैं। जिनको कोई टेंशन नहीं, आराम से देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, याद करते जाओ, रट्टा मारते जाओ।
मैं इस बत्तीबाजी पढ़ाने के बाद में एक नया डॉक्यूमेंट खोलूंगा आपके सामने स्क्रीन पर, बजट एट द ग्लांस, जिसके अंदर इतने डेटा होंगे, इतने फैक्ट होंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो समझ लिया, एक बार सुन लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑन एयर यूट्यूब पे इससे अच्छा, बजट से अच्छा कोई वीडियो आपको देखने नहीं मिलेगा। मतलब आपके सारे जितने भी जन्म अंदर के जो बोलते हैं ना चीज़ें हैं, वो क्लियर अप हो जाएंगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये थोड़ी बत्तीबाजी पढ़ लेते हैं अपन लेटेस्ट बजट की, उसके बाद में अपन डेटा की बात करेंगे, अलग लेवल की डेटा की। क्या लिखा हुआ है भैया, थोड़ी बत्तीबाजी करते हैं। सरकार ने इस बजट के अंदर विकास यात्रा को बताया है कि हम अपने विकसित भारत की विकास यात्रा को इस बजट के माध्यम से चलाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखो लिखा हुआ है, ईंधन सुधार करना है, मार्गदर्शक परिणाम में समावेशिता को सबको अपनाना है, और गंतव्य यानी अपने अंतिम लक्ष्य विकसित भारत तक पहुंचना है। बत्तीबाजी मेंस में काम आएगी। कहां पर 2 मार्कर, कहां पर 7 मार्कर, कहां पर बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, बताते जाऊंगा। क्लियर है पॉइंट? जैसे शब्द आता है कि भैया भारत के विकास के इंजन कौन कौन से। अगर 2 मार्कर के अंदर प्रश्न आ गया कि विकसित भारत के विकास के इंजन बताओ, समझ पा रहे हैं? तो आप बताओगे कृषि को आधार माना जा रहा है, एमएसएमई को। एमएसएमई के बारे में आपको एक बात बताने वाला हूं मैं, जितने लोग को नहीं पता, यहां पर देखो एक बार बोर्ड पे, एमएसएमई का फुल फॉर्म है, एम का मतलब माइक्रो मतलब सूक्ष्म, एस का मतलब स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटे उद्योग, और एम का मतलब है मीडियम मतलब मध्यम प्रकार के जो भी उद्योग आपको देखने मिलते हैं उसे अपन बोलते हैं एमएसएमई। फुल फॉर्म अगर एक साथ बोलूं मैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब जो उद्योग होते हैं ना छोटे से लेकर थोड़े बड़े तक के, उन सबको मिलाकर 3 प्रकार के उद्योग को अपन बोलते हैं एमएसएमई। इसके बारे में एक चर्चा करने वाला हूं मैं, रुकना है। समझ पा रहे हैं? तो पहला जो विकास का इंजन है वो है कृषि, बिना कृषि के देश का कल्याण नहीं होगा। अब जो दूसरा हैगा वो एमएसएमई, मतलब छोटे से थोड़े से बड़े लेवल के जो उद्योग है वो इस देश के विकास के इंजन। इंजन का मतलब डब्बे पीछे, इंजन आगे बढ़ेगा तो ही डब्बे आगे बढ़ेंगे, तो इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट होगा, वो इंजन है तभी जाके इकोनॉमी आगे जाएगी। समझ पा रहे हैं? और लास्ट में लिखा हुआ है निर्यात। ये सब आपके एमपीएससी यूपीएससी के मेंस के पेपर के अंदर काम आने वाला है। क्लियर है पॉइंट? जब भी निर्यात का प्रश्न आता है तो बोल दो सर हाल ही के बजट के अंदर निर्यात को एक विकास का इंजन कहा गया है। प्रश्न आ गया एमएसएमई का, हाल ही के बजट के अंदर एमएसएमई को, एमएसपी बोल रहा हूं मैं, एमएसएमई को विकास का इंजन कहा गया है। तो आपको ऐसे शब्द चुराने पड़ेंगे जो सरकार बजट के माध्यम से बता रही है। आवश्यक नहीं है, रट्टा वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट चीजें करना है। सरकार जो बोल रही है बजट के माध्यम से उसी को टाप दो, उसके एग्जाम पेपर में काम आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये देश केवल भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। ये भारत हम और आपसे बनता है ना, इसमें कितनी नदियां बह रही हैं ये इस देश की खासियत है, लेकिन इसमें रोड कितने हैं, सारी चीज़ें कितनी हैं, वो देश नहीं बनाता, आप और मुझे बनाता है। मतलब हम मानव पूंजी की बात कर रहे हैं। खैर देखिए यहाँ पर 7 मार्कर प्रश्न अगर आपके पास आ गया एमपीएससी में और यूपीएससी के अंदर प्रीलिम में प्रश्न आ गया, और क्वेश्चन क्या होगा देखना, यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चन छाप सकता है प्रीलिम के बाद जब मेंस दे रहे होगे ना, देखना विकसित भारत की आकांक्षा क्या है। आकांक्षा का मतलब लड़कियों का नाम होता है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब है क्या हम चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है। समझ पा रहे हैं? एस्पिरेंट बोलते हैं ना कि आप लोग एस्पिरेंट्स हो, आपकी आकांक्षा की आप सिविल सर्विस में जाओ। तो वास्तव में ये देश जो विकसित बनना चाहता है उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है। क्लियर पॉइंट? तो 7 मार्कर में प्रश्न आएगा तो बजट से टाप देना। बत्तीबाजी मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी आपको ये वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, ये बत्तीबाजी पहले कंप्लीट करा दूं, उसके बाद में मैं ऐसे डेटा पढ़ाऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा, चाय पीनी पड़ेगी वीडियो को रोक कर। समझ पा रहे हैं? पहली आकांक्षा क्या आ गई भैया, पहली इच्छा क्या हो गई, विकास में तेजी लाना। अब ये किसको नहीं पता, सारे लोग सोच सकते हैं, लेकिन सरकार बोल रही तो मान लेते हैं। दूसरा, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, विकास ना हो, सारे लोग का विकास हो, सबका समावेशन हो जाएगा तो समावेशी विकास बोलेंगे। भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़े। आपने देखा होगा रील तो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी, जिनको तो बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स की छूट करने की बात करी है। मध्यम वर्ग को मजा आ गया कि भैया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो वो व्यक्ति खाने पीने रहने पे खर्च कर पाएगा। तो वही चीज़ है, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग के व्यय करने की, एक्सपेंडिचर करने की जो कैपेसिटी उसको बढ़ावा देना। समझ पा रहे हैं? आकांक्षा की बात कर रहा हूँ। निजी क्षेत्र में निवेशों की नई जान डालना, हम चाहते हैं कि भैया निजी व्यक्ति शेयर मार्केट में जाए, सारा काम करे, तो ये भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये बस याद रख लेना, लेकिन आपको लिख के ये 5 बत्तीबाजी आना है। ये 5 बत्तीबाजी लिख दी, 7 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगली बात, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना, बत्तीबाजी है, आगे बात करते हैं। समझ पा रहे हैं? बहुत काम की बातें नहीं है। अगला पॉइंट, गरीब युवा। अच्छा एक और चीज मैं फिर बोलता हूं कि भारत किन वर्गों पर, अच्छा ये चीज तो हो गई कि बत्तीबाजी हमने पढ़ ली, तो इसके अंदर आपने विकास के इंजन पढ़ ली, आकांक्षा पढ़ ली। अगर प्रश्न आता है कि भारत वर्तमान में
किन भारतीय वर्गों पर अपना बोलते हैं ना, जिन कंधों पर अपन भार डाल रहे हैं भारत को विकसित भारत बनाने का, वो कौन कौन है? तो आपको 4 लोग देखने मिलेंगे। भारत गरीब लोगों के लिए काम करने की बात कर रहा है, भारत युवाओं पर नजर डाल रहा है, भारत अन्नदाता मतलब किसानों की बात कर रहा है, और नारी। ये 4 प्रमुख वर्ग हैं। ध्यान रखना साथियों, जब भी मेंस लिखोगे ना, क्योंकि बजट प्रीलिम्स के लिए काम का है लेकिन साथ ही साथ मेंस का काम का है, तो जितने लोग प्रीलिम्स वाले हैं वो थोड़ा जल्दी देखना, लेकिन लास्ट का सेक्शन देख लेना। मेंस प्रीलिम्स वाले पूरा वीडियो देखना अच्छे से। कौन कौन की बात कर रहा हूं मैं? महिलाओं की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, युवाओं की और गरीबों की। ये 4 लोग ही इस देश की काया पलट कर सकते हैं, उनका विकास ही देश का विकास कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे पहले यहाँ पर आपको कृषि विकास की बात देखना है। मैं पूरी बातें बत्तीबाजी नहीं करूंगा, लेकिन जो सरकार ने बोला, जैसे यहाँ पर सरकार ने 1 2 3 4 5 बातों में बताया कि कैसे सरकार इस बजट के माध्यम से कृषि का विकास करेगी। पहला लिखा हुआ है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। सरकार बेहतर, जैसे आप सभी को पता है हाई यील्ड वैरायटी के बीज आए थे तो हरित क्रांति ने जन्म लिया था। जीएम सीड्स आए तो भी उत्पादन में वृद्धि हुई। उसी प्रकार केवल 1 2 फसलों के लिए नहीं, गेहूं, चावल, सरसों, कपास और बैगन के लिए नहीं, बहुत सारी लगभग सभी फसलों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन किया जाए। ये सरकार का पहला वो है। समझ पा रहे हैं? देखिए एक बार, अब ये जो बीज होंगे इसमें केवल उच्च पैदावार की क्षमता नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर कीटों के प्रतिरोधी वाली क्षमता भी होगी, ताकि कोई बीटी नामक जीवाणु से खा ना जाए। उसके अंदर कुछ हम नेचुरल वो बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये बीज ऐसे होंगे, अगर जलवायु परिवर्तन हो गए तो कम पानी में भी ये लोग बेहतर उत्पादन दे सके, ताकि हमारी कृषि जलवायु से स्मार्ट बन सके। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर देखो जलवायु अनुकूलता, ये सारी बत्तीबाजी इसके अंदर लिखी हुई है। पहला पॉइंट क्लियर है, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज हमको करना है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब आप जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 सभी से मामला स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई किसान एक फसल की कटाई करता है, दूसरी फसल बुआई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा ले सकता है। अब आप सभी को पता है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ न केवल किसान ले रहे हैं, बल्कि मछुआरे भी ले रहे हैं, डेयरी पालन करने वाले भी लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा 5 लाख तक की ऋण में वृद्धि कर दी गई। समझ पा रहे हैं? तो पहले कम था, पहले आपको 2-2.5 लाख सामान मिलता था, अब आपको 5 लाख तक का लोन मिल जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड से, जो कि नॉर्मली नॉन सिक्योर्ड होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बत्तीबाजी नहीं करनी पड़ती, दिमाग में लगाना। एक और योजना बताई गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास योजना। क्या है भैया योजना? सरकार ने क्या किया है, भारत के 100 सबसे घटिया उत्पादकता वाले, जिसे अपन आकांक्षी जिला कह सकते हैं, 100 सबसे निम्न उत्पादकता वाले जिलों को लाया गया। अब इन जिलों के अंदर बेहतर उत्पादकता पैदा करने की बात की जा रही है, इन जिलों किसानों को बेहतर मात्रा में उधार देने की बात की जा रही है, इन जिलों किसानों को सतत कृषि से जोड़ने की बात की जा रही है, इस क्षेत्र को फसल विविधीकरण से जोड़ने की बात की जा रही है। अगर ये चारों पांचों बातें अपन कर लेंगे उस जिले के अंदर, तो इसी को बोलेंगे अपन प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। समझ पा रहे हैं? तो प्रश्न आता है धन धान्य कृषि योजना का मतलब क्या, कि जो छोटे जिले हैं जहां पर उत्पादकता नहीं है, वो धन धान्य से, बोलते हैं ना सत्यनारायण का धाम है, धन्य धान्य से पूर्ण हो गए, तो वैसा काम करने की बात की जा रही है। क्लियर पॉइंट? कपास उत्पादकता मिशन का मतलब कपास की बेहतर उत्पादकता करना है, कोई नई बात नहीं है, ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, प्रीलिम्स के काम का है। बिहार में मखाना बोर्ड, प्रश्न आता है मखाना बोर्ड कहां पर स्थापित किया गया है? आंसर है बिहार में। बिहार में बहुत सारी चीजें हुई है इस बार। अब बिहार में क्यों की गई है इतनी सारी चीजें, आपको पता चल जाना चाहिए लोकसभा इलेक्शन के बाद में। तो प्रश्न आता है मखाने का प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग करना, आजकल तो पैकेजिंग में आ रहा है ना मखाना, कभी भी बैठे बैठे खा रहे हैं सारा काम, तो बिहार में ये फूड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है। क्लियर पॉइंट? तो ये सामान्य बात अपन ने कर ली। अब हाँ, एग्जाम में तो शायद नहीं आएगा, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से आपको ये बातें काम आ सकती हैं कि मेंस में अगर मान के चलो आ गया तिलहन दलहन के बारे में सरकार क्या रणनीतियां हैं, तो सरकार ने 6 वर्षीय एक मिशन चलाया जिसमें दलहन की उत्पादकता को बढ़ाने की बात की जा रही है। याद करो, मैंने आप लोग को भी थोड़े दिन पहले एक योजनाओं का वीडियो जब बनाया था, तो मैंने आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड एंड पाल्म ऑयल मिशन के बारे में बताया, जिसमें हम लोग तेल के उत्पादन की बात कर रहे हैं, तिलहन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तिलहन की नहीं, यहाँ दलहन में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। समझ पा रहे हैं? इस बजट के माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं बत्तीबाजी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये बोर लग रही हो, लेकिन अभी आपके पास में कॉम्प्लिकेटेड डेटा आने वाले हैं। बजट में सब चीज़ होती है, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप ये ना बोलो सरकार ने छोड़वा दिया। समझ पा रहे हैं? भारतीय डाक की स्थापना की बात की जा रही है, हालांकि आवश्यक नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगा लेना, यहां पर से प्रश्न आने वाला है। सरकार कह रही कि भैया इस देश का विकास तब हो पाएगा
जब एमएसएमई के कंधों पर हम इस देश के विकास की बागडोर डालेंगे। क्लियर है पॉइंट? एमएसएमई का मतलब क्या? वास्तव में एमएसएमई एक प्रकार के उद्यम होते हैं जिसमें पहली कैटेगरी है सूक्ष्म प्रकार की। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे उद्योग, जिसके अंदर जो घर के अंदर चलाए जाते हैं ना, अगरबत्ती बना रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं माइक्रो कुटीर उद्योग वगैरह सारी चीज़ें सूक्ष्म हो गए। दूसरे प्रकार के हैंगे जिसको अपन छोटे उद्योग बोल रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? और छोटों के बाद होते हैं थोड़े बड़े, जिसको अपन बोलते हैं मध्यम उद्योग। इसको बोल रहे हैं अपन माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। मतलब 3 प्रकार के स्केलेबिलिटी है यहाँ पर उद्योगों में, उनकी बात चल रही है। क्लियर पॉइंट? थोड़ी बात बताने के लिए मैं करता हूँ, मेक इन इंडिया से हम एमएसएमई को जोड़ने की बात कर रहे हैं ताकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत माध्यम से ये भी अपनी चीज़ें बनाएं। मोदी जी बार बार बोल ही रहे हैं वोकल फॉर दी लोकल। जो ये छोटे छोटे लोग अपने गांव में बना रहे हैं, शहर में बना रहे हैं, इनके लिए आप अपनी आवाज़ उठाओ, इन्हें खरीदो ताकि ये लोग भी आगे बढ़ पाएँ। क्लियर पॉइंट? क्रेडिट कार्ड अभी तक आप सभी को पता था, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लोन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अपन ने उद्यमियों के लिए भी क्या कर दिया है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा लॉन्च करी ताकि किसानों के साथ साथ इनको भी एक बोलते हैं ना सीड कैपिटल मिल सके और ये अपना काम कर। आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक क्या है बताते जाऊँगा आपको, समझ पा रहे हैं? ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर और क्या चीज़ आ सकती है? हाँ, प्रश्न आ सकता है कि श्रम गहन उद्योग निम्न में से कौन सा है? 3-4 उद्योग का नाम लिखा होगा। तो भारत के अंदर सर्वाधिक श्रम गहन उद्योग, कृषि तो आपको श्रम गहन देखने मिलती है। यदि मैं स्पेसिफिकली उद्योग की बात करूं तो जो लेदर उद्योग है जिससे अपन जूते वगैरह बनाते हैं, ये फुटवेयर उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रम गहन उद्योग का उदाहरण माना जाता है। तो कई सारी सब ऑर्डिनरी एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक श्रम गहन उद्योग है, तो उसकी बात की जा रही है कि भैया इसको अच्छा बनाया जाए, खिलौने को बेहतर बनाया जाए ताकि मेक इंडिया के माध्यम से हमें चीन से ना मंगाना पड़े। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक प्रश्न पूछता हूँ, लकड़ी से बने खिलौने मध्य प्रदेश में किस जिले का एक जिला एक उत्पाद के अंदर पहचान को धारण कर रहा है? आप कमेंट के अंदर बताना है इसका आंसर। जो भी सही आंसर बताएगा, पक्की बात है, लवकुश की पाठशाला की तरफ से उसे कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। समझ पा रहे हैं? चलो बता दो, बिना देखे बताना है, लेकिन वीडियो को सुनते सुनते बताना है, तब सारा काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो एक सामान्य बात चल रही है, इसमें कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इसको पढ़ के बाद अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नहीं भूलना वो ये है, अगर आपको ये चीज़ दिख पा रही है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के 2 मार्कर के लिए। पक्की बात है, जितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हो वो मेंस भी दोगे ना? अगर अच्छी तैयारी सारा काम हो पाएगा, 2 मार्कर में क्या काम आएगा? सर, जब हम ये एमएसएमई मतलब उद्यमों को 3 प्रकारों में क्लासीफाई करते हैं, सूक्ष्म में, छोटे में, मध्यम में, माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में, सर ये क्लासिफिकेशन किन आधारों पर किया जाता है? क्या ऐसी कोई कैटेगरी है? तो आंसर है हाँ। देखिए यहाँ पर सरकार सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्योग को 2 प्रकार से क्लासिफाई करती है। पहला, उनने कितना निवेश किया अपने उद्योग में, उसके आधार पर वो डिसाइड होगा, और साथ ही साथ निवेश के बाद वो कुल कितनी कमाई कर पा रहा है, उनका टर्नओवर कितना है, इन दोनों आधारों पर डिसाइड होगा कि तुम सूक्ष्म प्रकार के उद्योग हो, मध्यम हो, लघु हो, क्या हो। समझ पा रहे हैं? इसकी परिभाषा सरकार ने इस बजट के माध्यम से बदली है साथियों। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि पुराना प्रश्न आ चुका है लेकिन नई चीज़ों, नई डेफिनेशन से प्रश्न आ सकता है, ध्यान देना। मैं पेन की थोड़ी सी ग्रिप कम करता हूँ ताकि चलने में दिक्कत ना आए। ये देखिए थोड़ा सा रब करके, सर लोग बोर्ड पर देखिए, इधर आ जाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निवेश और यहाँ पर लिखा हुआ है टर्नओवर। क्लियर है पॉइंट? पहले बात करते हैं अपन सूक्ष्म उद्यम की। सूक्ष्म उद्यम वे उद्योग होंगे निवेश के आधार पे जिनका निवेश, यहाँ पर करोड़ों में बात चल रही है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है करोड़ों में। क्लियर है पॉइंट? 2.5 मतलब 2.5 करोड़ की बात चल रही है। अगर आप लोग कोई उद्योग खोलते हो और आपका निवेश 2.5 करोड़ से कम है, 2.5 करोड़ से कम है, तो 2.5 करोड़ से कम निवेश को रखने वाले जितने भी उद्योग होंगे वो सब सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे। आपने माचिस बनाने की चीज़ें खोली, आपने फर्नीचर बनाने का उद्योग खोल लिया, अगर आपका निवेश 2.5, और पक्की बात है छोटे उद्योग इतना कहाँ कर पाते हैं, 10-15 लाख, 5 लाख, तो आप क्या माने जाओगे? माइक्रो इंडस्ट्री। समझ पा रहे हैं? इससे क्या होगा सर, फायदा क्यों हुआ? देखो पहले ये 1 करोड़ था, पहले सूक्ष्म औद्योगिक कैटेगरी में 1 करोड़ तक का निवेश आता था, वर्तमान में उसको बढ़ा दिया। सर क्यों बढ़ाया? सरकार क्योंकि सूक्ष्म उद्योग को बहुत ज़्यादा सहायता देती है, टैक्स में छूट देती है, अगर ज़्यादा उद्योग इसके अंदर आएंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए सरकार ने उसकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं बात करूं कि सर 2.5 करोड़ तक का निवेश तो ठीक है, लेकिन टर्नओवर कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखो
सूक्ष्म उद्योग का टर्नओवर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 करोड़ तक का। 10 करोड़ तक का टर्नओवर, 2.5 करोड़ तक का, ये याद रखना है, 2 मार्कर में काम आएगा, पछताओगे बाद में अगर आदमी करोगे। निवेश है 2.5 करोड़ तक का, टर्नओवर है 10 करोड़ तक का। पुराना मत याद करो, नया याद करो, उसे अपन क्या बोलेंगे? सूक्ष्म उद्यम। समझ पा रहे हैं? माइक्रो इंडस्ट्री, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें। फिर बात करते हैं अपन लघु उद्यम की। तो लघु उद्यम में निवेश है कहाँ से? 2.5 करोड़ तो सूक्ष्म हो गया, 2.5 से 25 करोड़ तक का। अगर आप 2.5 से 25 करोड़ तक का निवेश करते हो और आपका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, तो आप क्या कहलाओगे भैया? यहाँ पर लघु उद्योग। याद रखो साथियों, आप लोग को मैंने जब मेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ाई थी, और 2 मार्कर के अंदर स्टार्टअप की डेफिनेशन आ सकती है। स्टार्टअप का मतलब क्या? ऐसे उद्योग जो 10 वर्ष से पुराने ना हो, ऐसे उद्योग जो नवाचार करते हो, और मैंने बताया था ऐसे उद्योग जो 100 करोड़ से कम का टर्नओवर करते हो। इन तीनों को अपन बोलते हैं स्टार्टअप। समझ पा रहे हैं? मतलब स्टार्टअप यहां पर किस कैटेगरी में आ रहा है? लघु उद्यम कैटेगरी में, क्योंकि लघु उद्यम में कितना हो गया भैया? 100 करोड़ से कम तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए, नवाचार वगैरह सारी चीज चलती रहेगी। क्लियर पॉइंट? अब जो सबसे बड़े उद्योग है इन तीनों के अंदर, इसके बाद में भी आते हैं, लेकिन एमएसएमई में 3 ही चीजें हैं। तो 25 से 125 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए। कहां से? 25 करोड़ के बाद में से लेकर मैक्सिमम 125 करोड़ तक का आप निवेश करोगे तो आप कौन से उद्योग है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और आपका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे रहना चाहिए, 100 से 500 के बीच में, तब जाके कहलाओगे आप क्या? मध्यम उद्योग। आपको ये तीनों बातें याद करनी पड़ेंगी, रट्टा मारो, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम में भी काम आएगा, मेंस में काम आएगा। इससे ज़्यादा मैं बार बार नहीं बोल सकता आप लोग को, बाद में पछताओगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, एक बार देख लो। सब आंगनबाड़ी पोषण कार्यक्रम चल रहा है, आईआईटी में क्षमता विस्तार सरकार ने बजट के माध्यम से किया है, सभी जिला अस्पतालों में केयर कैंसर केंद्र की स्थापना करने की बात की है। ये आवश्यक है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है? भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसे अपन बोलते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। छोटी छोटी बातें बजट के अंदर की गई हैं। कौशल प्रशिक्षण केंद्र किए जा रहे हैं स्थापित, ताकि स्किल डेवलप हो सके। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल करने में काम आए। कृषि बुद्धिमत्ता यानी एआई सेंटर स्थापित किया जाए, ताकि जनता को एआई के बारे में जानकारी मिले। समझ पा रहे हैं? स्कूलों को नेट से जोड़ा जा रहा है, चिकित्सा का विस्तार किया जा रहा है, यह आवश्यक है। पीएम स्वनिधि योजना, जो कि नॉर्मली वेंडर्स होते हैं ना, जैसे आप राजवाड़ा जाओगे तो आपको ठेले बेचने वाले, चप्पल बेचने वाले, जूते बेचने वाले, बेल्ट बेचने वाले जो देखने मिलेंगे, ऐसे फेरी लोगों को लोन देने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई, उसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। समझ पा रहे? छोटे छोटे अपन ने काम कर लिया, सारा काम कर लिया, तो इनको बैंकों से जोड़ने की बात की जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना आवश्यक है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको योजना वाले चीज़ों के रूप में। तो एक सामान्य बात की जा रही है, ई श्रम पोर्टल की स्थापना की गई है, ताकि रोजगार प्राप्त करने के लिए आपको अपना कार्ड बना सको और चीज़ें मिल सको। एक सामान्य बात है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके ऊपर, आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पेज सरकार ने बजट के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताया है। देखिए क्या क्या है इसमें। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या नई बातें की जा रही हैं। पहला, यहां से आपके एग्जाम के अंदर कई सारे प्रश्न देखने मिल सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको मैं। अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता आवश्यक नहीं है। अवसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों को सहायता दे रही है, सामान्य बात है। समझ पा रहे हैं? याद कर लेना है। जल जीवन मिशन, मुझे कमेंट बताओ कि मोदी जी ने जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया था। ये डेट आपके लिए काम की हो सकती है, कमेंट बताइए। जल जीवन मिशन का 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए इसका विस्तार 2028 तक किया गया है। इसका टाइमलाइन बढ़ा दिया गया, ताकि इस मिशन के जो भी हमारे आउटपुट थे वो प्राप्त हो सके। विद्युत क्षेत्र में सुधार की बात की जा रही है, सामान्य बात है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको देख रहे हैं उसे बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। सर ये परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना क्या है? चलो एक बार पढ़ लेते हैं, इसको बताऊंगा। 2025 से 30 के बीच में नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने के लिए परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजनाओं की शुरुआत की गई है। आप सभी को पता है साथियों कि सरकार को रोड बनाना है, चीज़ें करना है, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बार बार कहा जाता है पैसों का अभाव है। समझ पा रहे हैं? सरकार के एक डिपार्टमेंट का नाम है दीपम। ये दीपम फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, मतलब सरकार के द्वारा निवेश और सरकार की संपत्ति को मैनेज करने के लिए दीपम नामक डिपार्टमेंट बनाया गया है। कौन से मंत्रालय के अधीन बनाया गया है भैया? इसको प्रश्न आया तो बोलना वित्त मंत्रालय के अधीन, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर दीपम को बनाया गया है। दीपम ने सोचा वित्त मंत्रालय के अधीन क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जनता के ऊपर टैक्स लगाकर ही नहीं,
कुछ और तरीक़ों से भी पैसा प्राप्त किया जाए। जैसे जिसमें जहाँ पर मैं रहता हूँ, अगर मान के चलो मेरे गाँव पे एक घर है, मेरा अपने होम टाउन में घर है और मैं इंदौर में आकर रह रहा हूँ, तो क्यों ना एक काम करूँ, मैं गाँव के घर को मैं लीज़ पर दे दूँ, रेंट पर दे दूँ, ताकि मेरी एक, या तो मैं बेच सकता हूँ, बेच कर भी पैसा लगा सकता, लेकिन बेचने में क्या होगा, एक बार बेचा तो एक बार पैसा आ जाएगा, लेकिन मैं हर महीने उससे पैसा प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रेंट वेंट पे दे के सारा काम कर लूँगा। सरकार ने वही सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं 2022 में, ध्यान रखना साथियों मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को, एक पाइपलाइन बनाने की बात करी। पाइपलाइन का नाम था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या एनएमपी। पाइपलाइन का मतलब पानी भेजने वाली पाइपलाइन नहीं है, ये पाइपलाइन का मतलब है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। यानी दीवम ने कहा सर जो सरकारी भूमि पड़ी हुई है क्या उसको हम पट्टे या रेंट पर दे सकते हैं? अगर उस पर कोई व्यक्ति अपना ढाबा बनाएगा तो पैसा वो खुद भी कमाएगा, उसको रोजगार मिलेगा और रोजगार कुछ हिस्सा वो अपने को रेंट के रूप में दे देगा। समझ पा रहे हैं? हमारा जो भी मामला, सरकार के कितने सारे उद्यम उद्योग हैं जो वर्तमान में अच्छे प्रासंगिक नहीं बचे, उसको अपन लीज पर दे दें, उसको हम बेच दें, कुछ तो करें। सरकार की जो संपत्तियां हैं उससे कुछ ना कुछ तो पैसा कमाया जाए ना। इस पैसे कमाने को ही अपन ने एक योजना के माध्यम से जोड़ा जिसे अपन ने कहा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। समझ पा रहे हैं? इसमें कहा गया 2022 में स्टार्ट होती है और कहती है कि सरकार की संपत्ति को लीज पर देखे, उसको थोड़ा बहुत बेच कर कुछ भी करके हम पैसा प्राप्त करेंगे ताकि सरकार का बजट स्ट्रांग हो। क्लियर पॉइंट? उसी के तहत एक नई योजना स्टार्ट की गई है, परिसंपत्ति का मौद्रीकरण योजना। मतलब सरकार अपनी परिसंपत्ति को थोड़ा बेचकर, डिसइन्वेस्टमेंट देकर, लीज पर देकर, जो भी है, ये 3-5 वर्षों के अंदर कुछ ना कुछ पैसे की जुगाड़ करेगी ताकि सरकार का पैसा बढ़ सके, सारा काम हो सके। इसमें बेचना कम है, विनिवेश कम है, इसमें अदर जो तरीके हैं वो ज़्यादा माने गए। समझ पा रहे हैं? तो शब्द आता है ना परिसंपत्ति मौद्रीकरण, मोनेटाइजेशन। तो याद रखना संपत्ति को बेचना नहीं है बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उसको रेंट पर, लीज पर, किसी प्रकार से उससे हम पैसा प्राप्त करें, ये सारी बातें की जा रही हैं। सरकार ने इस बजट के माध्यम से एक निधि, एक फंड की स्थापना करी है। उस फंड का नाम है शहरी चुनौती फंड। कितने लाख करोड़ का है? 1 लाख करोड़ का फंड है, जिसके माध्यम से शहरों की जो आम समस्या है, मुद्दे हैं, उनको दूर किया जाएगा, जल स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। उड़ान योजना के बारे में तो आप जानते हैं, उड़ान 3.0 4.0 आ रहा है। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनकर। इसे सामान्यतः आरसीएस भी कहते हैं। आरसीएस का मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान योजना के माध्यम से भारत के अंदर अलग अलग देशों को, अब देशों बोल रहा हूँ मैं, भारत के अंतर्गत अलग अलग राज्यों को, अलग अलग शहरों को जो छोटे छोटे दूरी पर हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। देशों को जोड़ने काम उड़ान में नहीं किया जा रहा है। मतलब भारत को पाकिस्तान से, भूटान से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, हो सकता है बाद में आए। मतलब अभी ये भारत के अंदर अंदर की बात है, बाद में हो सकता है उड़ान की जो है ना प्रसारी, वो भारत के बाहर भी हो सके। क्लियर पॉइंट? तो इट इज़ अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, भारत के अंदर है, सारी बात को ध्यान रखना। परमाणु ऊर्जा की बात की जा रही है। एक और निधि यहाँ पर सरकार ने बनाई है। सरकार ने 49 तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण में 25,000 करोड़ का संग्रह करके सामुद्रिक विकास निधि का यहाँ पर कराएगा। तो ध्यान रखना, एक शहरी चुनौती निधि भी है, सरकार निधि बनाती काम के लिए। क्लियर पॉइंट? भविष्य में बिहार की ज़रूरत है। अब बिहार तो बहुत सरकार को प्यारा है ही, आपको पता है क्यों है, तो बिहार की बात है। यहाँ पर एक नई निधि, देखो एक निधि हो गई शहरी चुनौती निधि, सामुद्रिक विकास निधि, और यहाँ पर स्वामी निधि आपको देखने मिल रही है। क्या है भैया? वित्त पोषण, मिश्रित वित्त पोषण की सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का, मतलब जो घर निर्माण के लिए सरकार योजना चला रही है, सबके लिए आवास योजना वगैरह वगैरह, तो उसको तेज़ी से पूरा करने के लिए सरकार ने एक और निधि बनाई है, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत स्वामी निधि। याद रखना, स्वामी निधि और शहरी चुनौती निधि आवश्यक है, बार बार एग्जाम के अंदर आ रही हैं। बाकी तो ये ई वीज़ा वगैरह वगैरह आवश्यक नहीं है, एक बार देखोगे तो काम चल जाएगा। समझ पा रहे हैं? मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है तो मुझे कमेंट में नंबर दे देना। लवकुश पाठशाला का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हम लोग कई सारे नोट्स वगैरह या अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये सारी जो भी है ना पीडीएफ वगैरह वो सब शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर नंबर दे देना ताकि मैं आपको ऐड कर लूँ। अगला पॉइंट, पीएम अनुसंधान अद्वैता वृत्ति, मतलब आप सभी को स्कॉलरशिप के बारे में पता हैगा। तो वहाँ पर जो आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को सारा काम करना है, तो ये सारा काम चल रहा है। एक शब्द यहाँ पर नया शब्द आया है, फसल जर्म प्लास्ट के लिए जीन बैंक। आप सभी को पता है कभी ना कभी फसल नष्ट होती है, सारा काम होता है,
तो हम लोग एक बैंक बना रहे हैं, दूसरा बैंक बनाने की बात चल रही है। ये मेंस में काम आ सकता है क्योंकि लगातार फसलों के अंदर अनुसंधानिक शोध किया जा रहा है, तो उनका जीन, अच्छी फसलों के जीन को संरक्षित किया जाएगा ताकि उसको इन्फ्यूज़ कराकर हम बेहतर चीज़ें बना सकें। तो हम जीन बैंक को भी डेवलप कर चुके हैं चीज़ों के रूप में। एक शब्द यहाँ पर आता है ज्ञान भारतम मिशन, क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए, आप सभी को पता है हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो पांडुलिपियों में संलग्न है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को अब हम पांडुलिपि में तो नहीं लिखने जाएंगे, समझ पा रहे हैं। अब हमारे पास तो डेटा, सर्वर, क्लाउड सब है, तो हम भारतीय ज्ञान को जो पांडुलिपि में है, नॉर्मली है, उसको हम एक डिजिटल संग्रह के अंदर समाहित कर देंगे ताकि आने वाली पीढ़ी उस ज्ञान को नष्ट, बोलते ना, आक्रमणकारी से नष्ट ना करें, आने वाली पीढ़ी इसको देख पाए। इसे अपन बोलते हैं ज्ञान भारतम मिशन। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, जू स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करके देखते हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सारा काम क्या है। बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना डेटा को विकसित करना ताकि कहाँ पर क्या है, अवसंरचना का विकास कैसे हो रहा है, सब पता चल पाए। तो एक डेटा संग्रहण करने के लिए आपको ये मामला देखने मिल रहा है। क्लियर पॉइंट। ऊपर की मामले चीज़ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके मेंस के अंतर्गत निर्यात संवर्धन पढ़ना है, तो एक सामान्य बात है, एक ध्यान रख लेना इसको। हाँ, यहाँ पर एक बेसिक बात आई है, शब्द है भारत ट्रेड नेट। इससे प्रश्न आ सकता है BTN से। सर ये BTN क्या होता है? वास्तव में साथियों, अगर 1 लाइन फैक्ट में आपको 2 मार्कर में आंसर देना हो तो BTN एक प्रकार का, बोलते ना, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हैं? तो इसको PDI बोलो, या एक और शब्द इसका फेमस है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो BTN एक प्रकार का साथियों क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ये DPI क्या होता है? DPI वास्तव में एक ऐसा डिजिटल अवसंरचना है जिसमें सरकार जनता से जुड़ती है। जैसे आप सभी को पता है लाडली बहना योजना सरकार को चलाना है, तो लाडली बहना तब कैसे दे पाएगी सरकार? जब सरकार के पास में सिस्टम हो, डेटा हो लाडली बहनों का, लाडली बहनों के पास उनका अकाउंट नंबर हो, उनका अकाउंट हो, समझ पा रहे हैं, तब जाके ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजना चल पाएगी। तो सरकार का जनता से, निजी लोगों से जुड़ना ये डिजिटल पेमेंट इंफ्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है, चाहे वो वित्तीय समावेशन ही क्यों ना हो। तो सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात करी, तब जाके सरकार अपनी योजनाओं को थोड़ा अच्छा बना पाएगी, ऐसी कई सारी महिलाओं को जोड़ पाएगी, सारी बातें हैं, समझ पा रहे हैं। तो उसी के अंदर अपन ने एक नया शब्द दिखाएगा, भारत ट्रेड नेट। समझ पा रहे हैं? अब यहां पर महिलाएं तो नहीं है, भारत ट्रेड नेट का मतलब थोड़ा समझना, ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यापार को वृद्धि देना। सर व्यापार को वृद्धि कैसे दे पाओगे? अब मान के चलो मैं एक निर्यातक हूं, मैं किसी विदेशी व्यक्ति से ट्रेड करता हूं, तो मुझे अपने सामान को विदेश में भेजने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास में सामान भेजने का साधन नहीं है। तो मैं इस पोर्टल पर जाकर या इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने सामान को कहीं पर डिलीवर करा सकता हूं। उससे क्या होगा भैया? उससे होगा ये कि मेरी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बेहतर हो जाएगी। अगर आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होगी तो क्या बेहतर होगा भैया? व्यापार बेहतर होगा। यही उद्देश्य देखो पड़ा, व्यापार डेटा भी जो है ना सब इसके पास आ जाएगा कि कहाँ पर कौन है, कहाँ पर कैसे आयात निर्यात किया जा रहा है। तो व्यापार प्रलेखीकरण वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में हमने इसको विकसित किया ताकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ सके। अगर मुझे उधार चाहिए लेकिन उधार नहीं मिल पा रहा, तो मुझे साख की सुविधा भी, क्रेडिट की सुविधा भी इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मेरे लिए, व्यापार के लिए सारी सुविधाएं मुझे दे रहा होगा, जिसमें मेन है सप्लाई चेन को बेहतर बनाना, उसे अपन बोलेंगे BTN। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखना। अब ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की स्थापना की जा रही ताकि सारा काम करे, एक सामान्य बात है, इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक बात नहीं है। क्लियर पॉइंट। अभी एक चीज़ बची हुई है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार में अभी एक खाद्य का कुछ स्टार्ट किया गया है, अभी आने वाला है यहाँ पर, तो उसको बता दूंगा मैं। समझ पा रहे हैं? नहीं तो खाद्य का अनुसंधान का एक जो संस्थान स्थापित किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग के रूप में, वो भी बिहार में है। कहीं ना कहीं नाम आएगा बीच में, देखते हैं अपन। चलिए, अगला बजट के अंदर आपको देखने मिल रहा है वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय का मतलब बैंक, बीमा वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। क्या मामला है एक बार देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह लोगों की ऋण आवश्यकता को पूरी करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। सर क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, सिविल स्कोर, लोन देने से पहले देखा जाता है। तो स्वयं सहायता समूह लोन मांगने आएंगे तो उनका एक क्रेडिट स्कोर होना चाहिए ताकि उनको देखें हम, भैया तुम क्या काम करना चाहते हो, कि तुमने आज तक कोई लोन डुबाया तो नहीं है। तो एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क बनेगा ताकि उनको उधार मिलना आसान हो जाए, और उधार मिलना केवल आसान ना हो, बैंकों का उधार NPA ना हो, ताकि हम किसी को अनवांटेड व्यक्ति को उधार ना दें। एक सामान्य बात है। क्लियर पॉइंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट, जो लोग इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत आवश्यक बिंदु रहने वाला है ये शब्द।
एक बार पढ़ो क्या होता है। जब तक मैं वीडियो को देखता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, चल रहा है वीडियो। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत आवश्यक बात, मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, नाबफिड NABFID के द्वारा अवसंरचना के कॉर्पोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित की जाएगी। सर ये नाबफिड क्या है और इसके बारे में क्या प्रश्न आ सकता है और बजट में से क्यों बोला जा रहा है? साथियों, इस बार प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। 2021 में एक अधिनियम के माध्यम से वैधानिक संस्था के रूप में नाबफिड की स्थापना की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको केवी कामत देखने मिल रहे हैं। ये दो बातें आपको रट्टा मार लेनी है, फिर बताता हूं कि नाबफिड वास्तव में है क्या। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना। मतलब अवसंरचना विकास की जितनी प्रोजेक्ट्स या परियोजनाएं होंगी उनको फाइनेंसिंग करने के लिए, उनको पैसा देने के लिए हमने एक नया क्या वह स्थापित किया है, एक प्रकार का विकास वित्त संस्थान DFI। इसे आप NBFI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हो। समझ पा रहे हैं? जैसे आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, सिडबी का नाम सुना होगा, वैसे ही NBFI, वैसे ही एक विकास वित्त संस्थान क्या है, नाबार्ड नहीं, नाबफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा डेवलपमेंट के परियोजनाओं को सारा काम करता है। 21 केवी का मत, ये एक प्रकार का NBFI, ध्यान रखना। और यहां पर बजट के अंदर इसकी चर्चा की गई है सामान्य रूप में। समझ पा रहे हैं? अब KYC करना, सारा काम करना। हाँ, बीमा क्षेत्र के लिए भारत के अंदर जो बीमा करने वाली कंपनियां होंगी, अब 100% FDI की अनुमति मिली है। मतलब कोई विदेशी व्यक्ति आकर अपनी बीमा कंपनी पूरी तरह से खोल सकता है, 100% FDI कर सकता है। अभी तक कितना था? 74। मतलब अभी तक उसको भारतीय लोग को बोलते ना भागीदार बनाना पड़ता था, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक सामान्य वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात यहां पर हमने देख ली। अब अगला, कर सुधार में क्या किया जा रहा है? तो आप सभी को पता है अभी 1961 का हमारे यहाँ पर ओल्ड इनकम टैक्स का जो कानून चल आ रहा है, इसी इनकम टैक्स कानून के माध्यम से हम आयकर लगाते हैं और इसी के माध्यम से कंपनियों की आय पर निगम कर लगाते हैं। पुराना हो चुका है, कई सारे क्लॉज काम के नहीं बचे, तो हम एक नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव कर रहे हैं जो कि जल्दी आ सकता है। सरकार ने ऐसा कहा है, समझ पा रहे हैं? और कई सारी बातें यहाँ पर की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा काम की बातें यहाँ पर आपको देखने नहीं मिल रही। चलिए अगली चर्चा करते हैं। टैरिफ को हटाने की बात चल रही है, अधिभार हटा ताकि हमारा व्यापार अच्छा हो सके। ये बत्तीबाजी है कि सर हमने टैरिफ हटा दिया, वस्तुओं को सस्ता कर दिया। ये बच्चों वाली बातें तो पंचायत में बैठने वाले लोग करते हैं कि भैया कौन सी चीज़ महंगी हो गई, सस्ती हो गई, तो वो आप नॉर्मली न्यूज़पेपर में देख रहे होगे। मेरा काम है आपको ऐसी चीज़ बताना जिसके माध्यम से आपका एग्जाम के अंदर मामला चीज़ें हो। समझ पा रहे हैं? जैसे ये देखिए, आप सभी को पता है मेक इंडिया का मतलब है भारत के अंदर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बनाए, चाहे भारत के लोग बनाए चाहे विदेशी लोग बनाए। क्लियर पॉइंट? तो उनको कच्चा माल सस्ता उपलब्ध कराने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे देश के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स बन रहे हैं, तो लिथियम आयरन बैटरी को सस्ता उपलब्ध कराने के लिए उनका जो कच्चा माल है उस पर हम टैक्स कम कर दें, कस्टम ड्यूटी कम कर दें, उनको थोड़ा सा आसानी से भारत में आने दें, तो उसकी बात यहाँ पर चल रही है। और कई सारी सामान्य बातें यहाँ पर की जा रही हैं जो बहुत आवश्यक नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 दवाओं को 5% शुल्क में रखा गया है GST VST में, तो एक बार देख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगली चर्चा जो आप वर्तमान में बड़ा चर्चा का केंद्र बना, कई सारी रील्स मीम्स आपने देखा, मैं रील बनाऊंगा, देखना आप सारे लोग भी। मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो सर्वाधिक मात्रा में हम लोग गरियाते थे निर्मला सीतारमण जी को, लेकिन इस बार उन्हें खुश कर दिया। बोले क्या? ये देखो, ये तो एक स्लेब रेट है। स्लेब रेट क्या बोल रही है कि कहाँ चला गया भैया? हट क्यों गया? वापस से खोलना पड़ेगा क्या? वापस से खोल लेंगे, कितना टाइम लगने वाला है? ये गए PDF पे, डाउनलोड पे, और बजट ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा 2 मिनट में। जब तक पानी वानी पी लो और मैं निकाल लेता हूँ आपका बजट वाला पोर्शन कहाँ गया। देखिए ये क्या लिखा हुआ है। यदि आपकी एक साल में जो आय है, यदि आपकी एक साल में जो आय है वो 0 से 4 लाख के बीच है, तो आपको सरकार मानेगी भैया ये तो कमज़ोर आर्थिक वर्ग का है, इसको शून्य स्लैब रेट में अपन रख देते हैं। क्लियर पॉइंट? तो आपको टैक्स नहीं देना। यदि आप 4 से 8 लाख के बीच में आते हो तो आपको 5% देना है।
अगर आप 8 से 12 के बीच में आते हो, 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो आपको 10% टैक्स देना है। आप 12 से 16 के बीच में आते हो तो आपके ऊपर 15% टैक्स लग रहा है। 16 से 20 में आते हो तो 20% देना है। 20 से 24 में आते हो तो 25% देना है। 24 से ऊपर वाले को 30% टैक्स देना है। मतलब जो मैक्सिमम रेट कितनी है वर्तमान में, हमेशा सरकार यही करती है कि इनकम टैक्स रेट में 30% को मैक्सिमम रखती है। लेकिन पिछली बार 15 लाख था, इस बार 24 लाख आपको मामला देखने मिल रहा है। क्लियर पॉइंट। सरकार ने इसी समय पर एक बात कही है कि यह बात तो थी टैक्स स्लैब रेट की, लेकिन यदि आप एक वर्ष में 12 लाख और 75,000 का भी सीन है, एक रील में समझाऊंगा आपको कि वास्तव में इसका मतलब क्या होता है। तो यदि आप पैसा कमाने वाले व्यक्ति हो तो स्लैब रेट के अंदर तो आपको टैक्स देखने मिल रहा है, लेकिन यदि आपकी इनकम 12 लाख तक की है तो आपको रिबेट के माध्यम से, अब रिबेट क्या होता है एक दिन समझाऊंगा आपको मैं टैक्सेशन के अंदर, रिबेट के माध्यम से आपको पैसा वापस मिल जाएगा, जो टीडीएस वीडीएस काटा है वो मिल जाएगा। मतलब वास्तव में 12 लाख तक की इनकम पर 12,75 तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जो अच्छी बात है। यहाँ पर दिखने में लग रहा है टैक्स की भैया 4 से 8 लाख 5% उसके बाद में, लेकिन ये रिबेट मिलेगा, कैसे मिलेगा उसकी चर्चा अपन करेंगे, समझ पा रहे हैं। अभी नहीं करेंगे क्योंकि फिर मैं टैक्स में घुस जाऊंगा, मुझे बहुत सारी चीज़ बताना है। अभी बस एक सामान्य बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट। ये रिबेट क्यों मिलती है, ये 12 लाख और फिर ये क्यों लाया गया है, इसकी बातें मैं आराम से समझाऊंगा आपको, समझ पा रहे हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर, वरिष्ठों की एफडी पर छूट दी गई है। तो देखो ये सारी चीज़ें बच्चों वाली बातें हैं, जो आपको क्या मजा आ गया वाली चीज़ें, तो एग्जाम के लिए काम की नहीं है। तो एक सामान्य बातें अपन देख लेंगे, सारा काम खत्म करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक नया शब्द आया है IFSC। यहाँ पर देखिए, ये IFSC से आपके प्रीलियम के अंदर प्रश्न आता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीएससी। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा केंद्र जो कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, उसे अपन बोलते हैं IFSC। दुनिया के अंदर कई सारे IFSC हैं, अलग अलग, लंदन में वगैरह वगैरह में। भारत के अंदर अभी आपने नाम सुना होगा गिफ्ट सिटी, गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल फिनटेक के रूप में हमने IFSC की स्थापना की गई है। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या होगा सर, आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये IFSC समझ में नहीं आ रहा कुछ, वापस समझिए। पहला प्रश्न आता है कि गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, तो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, समझ पा रहे हैं। गुजरात के अंदर 2015 में IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की स्थापना की गई है। सर ये सेंटर में होता क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये कौन सी सेवाएं देगी आपको, बीमा, बैंकिंग वगैरह वगैरह, तो वित्तीय सेवाएं आपको प्रदान की जाएंगी। सर ये सेंटर है, ये कंपनी है, ये एक सेंटर है। वास्तव में IFSC एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां पर कई सारी वित्तीय कंपनियां आएंगी जिनको टैक्स में छूट दी जाएगी, सरकार को सपोर्ट करेगा। सरकार ने IFSC का निर्माण इसलिए किया ताकि कई सारी कंपनियां आएँ, चाहे वो देश की हो चाहे विदेशी, ताकि ये भारत के अंदर कंपनियां स्थापित होकर वित्तीय सेवाओं को बढ़ाएं। क्लियर पॉइंट। तो वास्तव में एक प्रकार का ये क्षेत्र है, कंपनी नहीं है। कंपनी इसके अंदर होती है, जैसे हम बोलते हैं ना IT पार्क, तो IT पार्क के अंदर कंपनियां आती हैं, IT कंपनीज, और अपना काम करती हैं। तो ये भी एक प्रकार की फाइनेंशियल कंपनियों का एक क्षेत्र माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट। अगली बात, अगले चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, देखो पहुँच गए हमने अपने एग्जाम के एक सामान्य बत्तीबाजी वाले पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। अब पानी पी लेना, जो करना है कर लेना, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक टफ टॉपिक, जो कि हो सकता है कि आपके दिमाग की बत्तियों को थोड़ा उड़ा दे। कहाँ गया, स्टार्ट करेंगे बजट एट द ग्लांस की। थोड़ा सा ये बड़ा आपको फॉर्मेट देखने मिल रहा है, टाइम लगेगा भाइयों, टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये समझ लिया बजट एट द ग्लांस, मैं पानी पी लेता हूँ वीडियो में, वीडियो एडिट नहीं होगी इसलिए कटेगी नहीं, मैं 2 मिनट पानी पी लूँ, उसके बाद में अपन करेंगे चीज़ों को। वीडियो एडिट नहीं होगी इसलिए मैं कट नहीं लगाऊंगा बीच में। चलो, मेंस के दृष्टिकोण से सामान्य बत्तीबाजी कंप्लीट हुई, राहत की सांस है। अब जितने लोग कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं वो उस वीडियो को देखें, अदरवाइज बाकी सारे लोग एग्जिट हो जाएं, क्योंकि अब सामान्य बात नहीं होगी यहाँ पर, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट फैक्ट मिक्सचर होगा। यूपीएससी के लोग गलती से मत चले आना, और वो एमपीएससी के लोग जो इस बार का मेंस प्लानिंग कर रहे हैं मत चले जाना। वो लोग जो प्रीलिम्स भी अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं मत जाना,
मतलब कोई मत जाना, वो तुम्हें ऐसे ही हूल दे रहा था, कोई मत जाना, सारे लोग देखना। बजट का सार, बजट एट द ग्लांस, बजट के बारे में बेसिक बात करते हैं, समझ पा रहे हैं। हिंदी वाला देख लेते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कई सारे शब्दावली है जो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हो सकता है आप में से कई सारे लोग मेरी क्लास में नहीं बैठे हों, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन करा दूंगा। यहाँ पर देखो एक शब्द है राजकोषीय घाटा, पता होना चाहिए तब समझाऊंगा, सब समझ में आएगी ये कहानी। राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इन्हें ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। क्लियर पॉइंट। अब आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्या ग्राफ में पढ़ोगे। इस बार आप देखो एमपीएससी के मेंस के अंदर ये शब्द से प्रश्न आया कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। 7 मार्कर के अंदर प्रश्न था, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इसे प्रश्न आया हुआ है। तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने क्लास में नहीं करा तो यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्या मतलब होता है पहले बता दूं, एक सामान्य बात, उसके बाद में पर अपने डेटा की बात करेंगे। समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ पर कई सारी बातें की गई हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ याद रखना। समझ पा रहे हैं। सरकार करती है अपनी आय, सरकार करती है अपना व्यय। सरकार ने पैसा कमाया, सरकार ने पैसा खर्च किया। क्लियर है पॉइंट। यहां पर बात ध्यान रख लो, सरकार की आय। अच्छा एक काम करता हूं ना, थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लूं, मैं थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लूं, 2 मिनट लगेगा लेकिन मज़ा जाएगा आपको। क्या कर लूं मैं सेंस बोर्ड पे आपको एक चीज़ कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको बातें दिमाग से हट जाएं। समझ पा रहे हैं। सरकार के बजट को समझने के लिए मैं 1 सेकंड का समय लेता हूं। सरकार की यहाँ पर है आय, सरकार का यहाँ पर है व्यय। जिस व्यक्ति ने ये बातें सुन ली, देखिए सरकार की आय 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है राजस्व आय यानी रेवेन्यू इनकम, और दूसरी सरकार की आय होती है सरकार की पूंजीगत आय यानी कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीप्ट। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार सरकार का खर्च भी 2 प्रकार का होता है। मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं केवल बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं वापस उस पीडीएफ पे जाऊँगा। सरकार का खर्च भी 2 प्रकार का होता है, पहला है राजस्व व्यय और दूसरा व्यय है सरकार का पूंजीगत व्यय। समझ पा रहे हैं। तो सरकार का वास्तव में बजट ये होता है। थोड़ा सा इसको डिजाइन डाल दूंगा मैं, डिजाइन डालेंगे नहीं अपन से। तो ये डिजाइन आ गई है। आय कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, व्यय कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। समझ पा रहे हैं। यहीं से बोलते ना, यहीं से पानी निकलेगा, यहीं से सारी बातें अपनी अमृत निकलेगा। आप समझ पा रहे हैं। सरकार की कुल आय इन दोनों को मिलाकर बनेगी, सरकार का कुल व्यय इन दोनों को मिलाकर बनेगा। समझ पा रहे हैं। सारे लोग ध्यान रखना, जब भी आय और व्यय में कुछ दिक्कत आएगी तब आपको एक चीज देखने मिलती है, उसको बोलते हैं अपन घाटा या डेफिसिट। क्लियर है पॉइंट। जैसे सरकार का व्यय हो गया 100 रुपए, सरकार की आय हो गई 50 रुपए। क्लियर है पॉइंट। सरकार को खर्च कितना करना है, 100 रुपए, लेकिन इनकम केवल हुई है 50 रुपए। तो सोच के देखो, व्यय है 100 रुपए, आय है 50 रुपए, तो जो अब आपको देखने मिल रहा है उसे अपन बोलते हैं घाटा। मतलब वास्तव में घाटा क्या है, घाटे का फॉर्मूला है व्यय माइनस आय। समझ पा रहे हैं। तो घाटा निकालने के लिए पहले आपको अपना खर्च देखना पड़ेगा। यदि आपका खर्च आपकी इनकम से ज्यादा है तो आपको घाटा। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, जब हमारी आय कम है तो हम खर्चा कैसे करेंगे। भैया बजट एक प्रकार की बत्तीबाजी है। मैंने बताया आपको, अभी कुछ हुआ नहीं है। हम आने वाले साल में 1 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं, लेकिन हमारी इनकम केवल 80,000 हो रही है, तो घाटा कितना हो गया, 20,000 रुपए का। समझ पा रहे हैं। खर्चा नहीं किया है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, इसी के आधार पर सारी चीजें निकलेंगी। क्लियर है पॉइंट। देखो बोर्ड पर, पहला पॉइंट क्लियर, घाटा क्या है। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट क्लियर हुआ, घाटा क्या है। यहां पर मैंने आपको घाटा समझा दिया। दूसरा शब्द राजस्व घाटा क्या होता है भैया, देखिए बोर्ड पर 2 मिनट में। जितने लोग ने मेरी क्लास को नहीं पढ़ा देख लीजिए। यदि सरकार का राजस्व व्यय अधिक है किसकी तुलना में, राजस्व आय की तुलना में, तो उसे अपन कौन सा घाटा बोलेंगे, राजस्व घाटा। कैसे निकालोगे, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय इज इक्वल्स टू राजस्व घाटा। क्लियर है पॉइंट। दूसरी चीज, तीसरी चीज समझ पा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। थोड़ी सी टफ है, अगर मैं आपको अभी जो डॉक्यूमेंट निकाला था ना उसमें पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दिमाग मत लगाओ। सर ये राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटे में क्या करना है, सारे लोग ध्यान रखो। राजकोषीय घाटे में सरकार का सारा खर्च शामिल करना है। समझ पा रहे हैं। मतलब राजकोषीय घाटा कैसे निकलेगा, वही व्यय माइनस आय, लेकिन व्यय कौन सा, सरकार का संपूर्ण व्यय, माइनस आय कौन सी, सर आय में हम राजस्व आय को शामिल करेंगे, लेकिन पूंजीगत आय में ऐसी आय जिसके अंदर आप उधार शामिल ना करो उसे अपन कहेंगे। समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक फॉर्मूला लिखकर यहां पर चीजें बताऊं, क्योंकि सर्वाधिक टफ यही है, इसलिए हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं यहां पर चीजें लिख दे रहा हूं। राजकोषीय घाटा निकालने के लिए
आप सरकार के संपूर्ण व्यय को यहाँ पर शामिल करते हो। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी चार्ट आने वाला है, याद रख लेना। संपूर्ण व्यय माइनस सरकार की राजस्व आय प्लस सरकार की पूंजीगत आय। मतलब सर एक काम क्यों नहीं कर रहे हो, जब संपूर्ण व्यय लिखा है तो अब संपूर्ण आय लिख दो। नहीं भैया, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, लेकिन इस पूंजीगत आय में सरकार ने अभी जो उधार लिया है ना वो शामिल नहीं करना है। इस कारण से ये क्या बन जाता है, राजकोषीय घाटा। वापस आता हूं पीछे, मतलब सरकार का संपूर्ण व्यय माइनस संपूर्ण आय नहीं करना, संपूर्ण आय में उधार भी आ जाएगा क्योंकि उधार भी एक प्रकार की आय होती है, बताया मैंने आपको। उसके अंदर सरकार ने इस साल सर्वाधिक पैसा कहाँ से प्राप्त करने की प्लानिंग करी है, उधार के माध्यम से, समझ पा रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पर शामिल नहीं किया। 24% बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उसको यहाँ पर शामिल नहीं करना है। बिना उधार के जो आय हो रही है, समझ पा रहे हैं, तो उसको लिख सकते हैं अपन संपूर्ण व्यय माइनस राजस्व आय प्लस बिना उधार के पूंजीगत आय को निकालोगे तो आपको राजकोषीय घाटा देखने मिल जाएगा। काम खत्म। चलिए अगला, यदि इस राजकोषीय घाटे में से, इसी राजकोषीय घाटे में से, समझ पा रहे हैं, यदि आप ब्याज का भुगतान माइनस कर दो। सर ये ब्याज का भुगतान क्या होता है, याद करो, ये बताया मैंने आप लोग को, सरकार का जो सर्वाधिक खर्च है दूसरे नंबर का वो कहाँ पर किया जा रहा है, ब्याज भुगतान पर। हम जो उधार लेते हैं हमें उसके बाद में ब्याज चुकाना पड़ता है। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान अगर करेंगे तो ये बन जाएगा भैया कौन सा घाटा, प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। तो पहला हो गया घाटा, दूसरा हो गया राजस्व घाटा, तीसरा हो गया राजकोषीय घाटा, चौथा हो गया प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा मतलब में राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्लियर है पॉइंट। अब सबसे आखिर में यहां पर देख लीजिए, अब लास्ट चीज है, इसके बाद में आगे बात करेंगे अपन। यहां पर एक शब्द आता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, इसे कैसे निकालोगे, पहले आपको राजस्व घाटा निकालना है, राजस्व घाटे में से एक चीज को माइनस करना है। क्या चीज माइनस करना है, यहां पर लिख देता हूं मैं, याद कर लेना, प्रीलिम्स में काम आएगा। केंद्र के द्वारा, केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया संपत्ति निर्माण हेतु अनुदान यदि माइनस किया जाएगा तो कौन सा घाटा बन जाएगा, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा माइनस केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया संपत्ति निर्माण हेतु अनुदान विल बिकम दी राजस्व घाटा। समझ पा रहे हैं। लास्ट बात खत्म करेंगे, बात लास्ट बात, इस बात को करके खत्म करेंगे, फिर वापस अपन अपने बोर्ड पर आएंगे। शब्द है सर ये प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो सारे लोग ध्यान रखना, पूंजीगत व्यय प्लस केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया अनुदान यदि जोड़ेंगे, प्रभावी राजस्व घाटे में उसे माइनस कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी पूंजीगत व्यय में, घाटे में नहीं, प्रभावी, इसे बोलते हैं अपन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। समझ पा रहे हैं। तो पूंजीगत व्यय प्लस केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए अनुदान यदि अपन ये जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा भैया, एक प्रकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय बन जाएगा। ये बहुत आवश्यक बातें थी, अगर क्लास में नहीं करी तो हो सकता है मैंने आपको समझा दी हो, हालांकि जल्दी जल्दी बताइए, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि यही बात आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। क्लियर पॉइंट। वापस से खुल जाइए भैया। कहाँ गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजकोषीय घाटा कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर। बता चुका हूं आप लोग को मैं। यहां पर लिखा हुआ है जितना राजकोषीय घाटा होता है सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है, मतलब भारत सरकार जितना भी राजकोषीय घाटा करती है सरकार को उतना उधार लेना पड़ता है। ये बत्तीबाजी मैं आपको समझा चुका हूं, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन डिटेलिंग की बात करते हैं, डिटेलिंग की बात करते हैं। यहाँ से हमारी बजट की कहानी स्टार्ट होती है। 2025-26 के लिए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसका जो बजट है वो बजट कितने लाख करोड़ का है, लगभग 50 लाख करोड़ का आपको ये बजट देखने मिल रहा है। साथ ही उस बात को पता करूं मैं, बजट में जितना व्यय होता है उतनी ही आय होती है, इसलिए प्रश्न आता है कि इस बार के बजट में कुल कितनी आय होने का अनुमान है या कुल कितने व्यय, जो एक ही बात होती है, व्यय बोल दूं मैं, चाहे आय बोल दूं, चाहे मैं बजट बोल दूं, बात वही मानी जाएगी। मतलब इस बार का बजट सरकार ने जो पेश किया है वो कितने लाख करोड़ का है, 50,65,345 करोड़ का आपको ये बजट देखने मिल रहा है। आप अनुमानित मान सकते हो
50 लाख करोड़ का सरकार ने बजट पेश किया है। मतलब इस बजट के माध्यम से सरकार आय करने वाली है 50 लाख करोड़ की, व्यय भी करने वाली है 50 लाख करोड़ की, क्योंकि हम वर्तमान में संतुलित बजट पेश करते हैं, इसलिए आय व्यय वर्तमान में समान होगा। तो क्या आप ये बात याद रख पाओगे कि इस बार का बजट कितने लाख करोड़ का है? 50 लाख करोड़ का। बहुत सारा डेटा है, आय काम आने वाला है। क्लियर पॉइंट? इसमें कुछ काम का तो नहीं है? नहीं, चलिए इसको मैं माइनस कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कहानी को समझना स्टार्ट करते हैं चीज़ों के रूप में। चलो, बोर्ड पर आता है अपना डेटा का खेल। यहाँ से खेला स्टार्ट होगा। चाय पीते रहना, दिमाग चलाते रहना। टफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसने अब ये आने वाले 15 मिनट का सेशन कर लिया, ख़त्म कहानी। मतलब दिमाग का बिल्कुल तंतु ही खुल जाएंगे बजट को लेकर। एक बार देख लेता हूँ मैं कि बजट ये बंद तो नहीं हुआ है ना? हाँ, सब कुछ देखने मिल रहा है। चलो, अभी मैंने आपको बताया, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। बजट क्या है? 2025-26 का बजट अनुमान। एक बार यहाँ पर भी क्लियर कर लो। जब भी अगली बार पढ़ोगे बजट तो मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोग को। ऐसा मैं करवा देता हूँ आप लोग को। ये क्या हो रहा है? पेन चलाया और नाटक करने लग गया। बिना पेन चलाए बताता हूँ। बजट के अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्ष के आंकड़े होते हैं, जिसे अपन बजट कहते हैं, इसे बोलते हैं अनुमान। देखो बताया था मैंने, बी बजट एस्टीमेट। वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट। ये आवश्यक नहीं है, प्रश्न यहाँ से नहीं आता। इसके पहले पिछले साल का जब बजट आया था तो उसके भी एक डेटा होगा, उसको अपन बोलते हैं बजट अनुमान। समझ पा रहे हैं? यहाँ कंपेरिजन करना है कि निर्मला सीतारमन ने पिछली बार जब बजट पेश किया था और आज जब बजट पेश किया है तो उसमें क्या अंतर है। पिछली बार कितना पैसा कमाने वाली थी वो, इस बार कितना कमाने वाली हैं, वो कम हुआ है, बढ़ा है। आपको पिछले बजटीय अनुमान से इसकी तुलना करना है। क्लियर पॉइंट? चलिए बोर्ड पर देखिए। बजट का सबसे पहला टॉपिक आपको देखने मिल रहा है राजस्व प्राप्तियां। बताया मैंने, सरकार दो प्रकार से आय करती है। पहला है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों के अंदर क्या है? कर राजस्व प्राप्तियां और कर से भिन्न प्राप्तियां, मतलब टैक्स की प्राप्तियां। और दूसरा होता है नॉन टैक्स, मतलब ब्याज के माध्यम से पैसा कमा लिया, सरकार के उद्यमों से पैसा कमा लिया। यहाँ पर अगर पेन चलने की सुविधा मिल रही होगी ना तो मैं अच्छे समझा पाऊंगा। हाँ, कर प्राप्तियों के अंदर सरकार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लगाकर यहाँ पर जनता से कर की प्राप्ति करती है। कर भिन्न प्राप्तियों में सरकार ब्याज को वसूल करके, अपने उद्यमों से लाभ प्राप्त करके, चालान या जुर्माना वसूल करके कई सारी चीज़ों को प्राप्त करती है। ये बात याद रखना, प्रीलिम्स में काम आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों का जो कुल एस्टिमेट आपको देखने मिल रहा है वो कितना देखने मिल रहा है? 3420409। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों की या पूंजीगत आय की। ये देखने मिल रहा है आपको 16,44936। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इस बार के बजट का कुल आय और कुल व्यय का कितना आंकड़ा है, तो आप बोलोगे सर लगभग 50 लाख करोड़ की बात इस बजट में की गई है। मुझे ये बताओ, आपके एग्जामिनर ने पूछा कि 50 लाख करोड़ के बजट में सरकार जो पैसा कमा रही है उसमें सर्वाधिक आय कौन सी है? राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा हैं या पूंजीगत प्राप्तियां ज़्यादा हैं? तो इस चार्ट को देखकर पता चल रहा है लगभग 34 लाख करोड़ की सरकार जो आय करने वाली है वो राजस्व प्राप्तियों से करने वाली है। मतलब पहला आज का सबसे मेन क्वेश्चन कि राजस्व आय बढ़ी या पूंजीगत आय बढ़ी, तो आप बोलना सर राजस्व आय बढ़ी है कैपिटल इनकम के माध्यम से। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं ताकि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो ना तो आपके लिए काम आ जाए। मतलब बजट का पहला टॉपिक, सरकार के द्वारा राजस्व आय ज्यादा की जा रही है रेदर देन पूंजीगत आय की तुलना में। मैं नहीं बोल रहा हूं, बजट बोल रहा है 16 लाख की प्राप्ति है पूंजीगत प्राप्तियों से हो रही है। तो प्रश्न आता है पूंजीगत राजस्व में कौन बढ़ा? तो आपने बोला राजस्व बढ़ा। समझ पा रहे हैं? सर आपने ये तो बता दिया कि राजस्व प्राप्तियों में टैक्स आता है, ब्याज वगैरह आता है, लाभांश आता है, अनुदान वगैरह भी आता है। अभी हालांकि ये बातें और क्लियर होने वाली हैं। सर पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आता है? पूंजीगत प्राप्ति का मतलब है उधार ले लेना। अगर भारत की सरकार किसी से उधार ले, अन्य देशों से, भारत की जनता से, तो वो सारे उधार कहाँ पर आएंगे? पूंजीगत प्राप्तियों में। यदि हमने किसी को उधार बांटा है तो उधार की अगर हमने वसूली कर ली तो भी वो कहाँ पर आएगा? पूंजीगत प्राप्तियों में। यदि सरकार अपनी संपत्ति बेच दे, जैसे अपन बोलते हैं विनिवेश, क्या बोलते हैं? विनिवेश। अपनी संपत्ति, टाटा, जैसे ना टाटा को हमने अपना
एयर इंडिया बेच दिया, हम अपनी ट्रेन बेच दें, हम अपने काम को, हम अपनी बिल्डिंग बेच दें, तो उसे बोलते हैं अपन विनिवेश करना। तो ये विनिवेश भी कहाँ पर आता है? पूंजीगत प्राप्तियों में। तो पता पक्की बात है, टैक्स कहाँ पर आ रहा है? राजस्व प्राप्तियों में। उधार लेना, संपत्ति बेचना कहाँ पर आ रहा है? पूंजीगत प्राप्तियों में। लेकिन सर्वाधिक कहाँ से आ रही है हमारी? राजस्व प्राप्तियों से। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब ये वाला मामला तो अपना क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा मैं बोर्ड को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर कुल प्राप्तियाँ कितनी ही आवश्यक नहीं है, यहाँ पर देखो लिखने मिल रहा है 50, 65, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। कुल व्यय कितना है? कुल आय कुल व्यय बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि भारत में वर्तमान में संतुलित बजट के धर्म बनाया गया है। तो कोई प्रश्न पूछता है कुल व्यय कितना है, तो बराबर है सारा काम। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है कि ब्याज भुगतान कितना है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की आवश्यकता है। ब्याज भुगतान कितना है, सारा काम क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर आपको ये देखने मिल रहा है, राजस्व घाटा 10-1। 10 क्या है यहाँ पर? राजस्व, -1 क्या है? राजस्व प्राप्ति है। समझ पा रहे हैं? तो जब राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां माइनस करेंगे तो ये 10-1 क्या बन जाएगा? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? चलो, मतलब एक सामान्य बात जो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाई वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये घाटे कितने हैं, करोड़ों में या लाखों में, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बात आपको याद रखनी थी कि राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में ज़्यादा हैं। इस बात को लेकर अपन आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ काम की बात नहीं है, आगे बात करते हैं। रुपया कहाँ से आता है पढ़ा चुका हूँ, उसमें वापस से बताया गया है। देखो, रुपया कहाँ जाता है इसमें वापस से बताया गया है। हाँ, अब थोड़ा सा ये देख लेना, जो आपको याद करना ही करना है, जो रट्टा मारना ही मारना है। इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको वर्तमान में याद करनी पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट? मैंने आपको अभी 4 प्रकार के घाटे पढ़ाए: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। एक बार अच्छे से क्लास भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने जल्दी बता दिया मैंने आप लोग को। इन चारों की बातें मेंस के अंदर आएंगी, लेकिन प्रीलिम्स में क्या आएगा कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से सरकार ने 31 मार्च 2026 तक, जब ये बजट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये वित्त वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, तो सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है घाटे को कम करने का। याद रखो, हर व्यक्ति, हर सरकार अपना घाटा कम करना चाहती है। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि जितना घाटा होगा उतनी दिक्कत होगी। तो सरकार ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 24-25, मतलब पिछले बजट में रखा था 4.9%। कितना रखा था? 4.9%। उसके पहले कितना था ये? 5.6%। लेकिन वर्तमान में क्या लक्ष्य रखा है, ये आवश्यक है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है कि वर्तमान में सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम कर दिया गया है। घाटा कम करने की बात चल रही है। कितना करने की बात चल रही है? 4.4। सर, ये 4.4 का मतलब क्या? जीडीपी का 4.4%। अगर जीडीपी 100 रुपये है तो 100 का 4.4 रुपया क्या कर सकते हो आप लोग? राजकोषीय घाटा वाला मामला कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो राजकोषीय घाटा कितना करने की बात चल रही है? 4.4%। याद रख पाओगे बात को बन, इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट? अगला राजस्व घाटा। राजस्व घाटा 23-24 में कितना था? 2.6%। पिछले साल हमने कितना एस्टिमेट किया? 1.8%। वर्तमान में कितने का लक्ष्य रखा है? 1.5% का। ये बात चल रही है राजस्व घाटे की। राजस्व घाटा क्या होता है बता चुका हूँ, याद रखना। 1.5% करने की बात कर रहे हैं अपन लोग, ये सारा काम। प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब क्या? राजस्व घाटा माइनस केंद्र के द्वारा राज्य को दिया गया अनुदान। पहले कितना था ये? 1.6%, 0.6%, 1.0%। वर्तमान में 0.3%, मतलब जीडीपी का 0.3% करने का लक्ष्य रखा है। कौन सा घाटा? प्रभावी राजस्व घाटा। ये याद रखना है। 4.4, 1.5, 0.3 याद रखना पड़ेगा। सबसे आखिरी है प्राथमिक घाटा। कैसे निकलता है? राजकोषीय घाटा माइनस बजट ब्याज भुगतान। पहले था 2%, 1.4%, 1.3%। वर्तमान में कितना रखने का पता है? 0.8%। समझ पा रहे हैं? तो याद कर लो, राजकोषीय घाटा 4.4%, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा है 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 0.3%। समझ पा रहे हैं? तो एक सामान्य बात आपको इस चार्ट से मिल रही है। ये चार्ट बहुत आवश्यक है कि ये चार्ट सबको याद नहीं होता, आपको याद करना है। अभी और भी चार्ट आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वाला काम कंप्लीट किया। क्लियर है पॉइंट? तो पक्की बात है। चलो, घाटा मामला तो कंप्लीट हुआ। वापस पानी पीना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है। चलो, ये घाटा कंप्लीट हुआ, बहुत आवश्यक है यूपीएससी के लिए। अब वाला चार्ट पानी पी लूँ, बताता हूँ आपको मैं। चाय वाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता।
कोई बालक या बालिका लेक्चर देखते देखते अगर मुझे चाय पहुंचा पाए तो मैं आपको अपना एड्रेस भेज दूंगा, मुझे चाय भेज दीजिएगा। सख्त ज़रूरत लग रही है। यूपीएससी के अंदर प्रश्न आया है, आएगा, इससे इम्पॉर्टेंट स्लाइड अभी तक मैंने नहीं खोली, बहुत आवश्यक है। बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे इसको, जिनने इकोनॉमी का बेसिक्स कंप्लीट नहीं करा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँगा ना, अभी नहीं पढ़ा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लास की कुछ गंभीरता यहाँ पर आवश्यक होगी। समझ पा रहे हैं? गंभीरता ये आपके सिलेबस के, चाहे आप मैं एमपीएससी की बात करूँ चाहे यूपीएससी की, सब सिलेबस में है। एक शब्द मैंने हर बार क्लास में पढ़ाया है, घाटे का वित्तीयन या डेफिसिट फिनांसिंग। याद करो, हिनार्थ बंधन मैंने आपको पढ़ाया क्लास के अंदर। घाटे का वित्तीयन आपके सिलेबस का मुद्दा है। जब भी सरकार को घाटा होता है तो घाटे का पैसे की जुगाड़ कहाँ से की जाए। अगर घाटा 10 रुपये का है तो 10 रुपये कहाँ से लाया जाए, भीख मांगी जाए, चुराया जाए, क्या किया जाए, इस बात को कहते हैं अपन घाटे का वित्तीयन करना। समझ पा रहे हैं? जब सरकार को घाटा होगा, सरकार पक्की बात है भीख तो नहीं मांगेगी, उधार ले सकती है। सरकार कैसे इस पैसे की जुगाड़ करेगी, उसे अपन बोलते हैं घाटे का वित्तीयन। और प्रश्न आएगा प्रीलिम्स में कि सरकार ने इस बार घाटे का वित्तीयन किन किन साधनों के माध्यम से करने की बात करी है। यहाँ से मैं 2 प्रकार के प्रश्न उठाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, बात को सुनना। मैं इस टॉपिक से 2 प्रकार के प्रश्न को हल करवाऊंगा, मतलब 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहले प्रकार का प्रश्न है कि घाटे के वित्तीयन के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आपको टिक करना है कि किन किन साधनों से घाटे का वित्तीयन हो सकता है। समझ पा रहे हैं? एक सामान्य प्रश्न कि सर ABCDEFG में से इनमें से कौन सा स्रोत घाटे के वित्तीयन का, घाटे के वित्तीयन मतलब जब भी सरकार घाटा होगा तो घाटे का पैसा कहाँ से लाया जाएगा, इसे बोलते हैं घाटे का वित्तीयन, वित्त पोषण। तो इनमें से किन साधनों से घाटे का वित्तीयन हो सकता है, आपको पहला प्रश्न करना है, जो कि सिंपल है, हो जाएगा आपसे। क्लियर है पॉइंट? दूसरा प्रश्न, वर्तमान में भारत सरकार, हाल ही के बजट में भारत सरकार सर्वाधिक घाटे का वित्तीयन किस साधन के माध्यम से कर रही है। पहले बताया कौन कौन साधन है, लेकिन भारत में कौन सा साधन बहुत आवश्यक है, किस साधन के आधार पर सरकार सर्वाधिक घाटे का वित्तीयन कर रही है, आपको बताना है। क्लियर है पॉइंट? तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूं कि यहां पर देखो थोड़ा सा, तब जाके चीजें क्लियर आउट होंगी। पहले आप ये साधन देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको साधन देखने मिल रहे हैं घाटे के करने के लिए। सबसे पहला साधन, यदि सरकार को घाटा है तो सरकार उधार ले लेगी। उधार से बड़ा साधन घाटे के वित्तीयन, जैसे आप लोगों के घर में कोई बीमार हो गया, पैसा नहीं है तो आप बोलोगे ना दोस्त से, रिश्तेदार से पैसा दे दो। बिना उधार के घाटे का वित्तीयन शायद संभव ना हो, इसलिए सबसे पहला तरीका क्या है, सरकार घाटे का वित्तीयन करती है ऋणों से। समझ पा रहे हैं? उधार लेकर। लेकिन सर उधार भी तो कई सारे प्रकार के होते हैं, तो उधार कौन कौन से उधार, तो बोर्ड पर देखिए। एक उधार यहां पर लिखा हुआ है, सरकार अपनी सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचकर जनता से उधार लेती है। कौन देती है उधार? सरकार को जनता। इसलिए बोलता हूं मेरे इकोनॉमी के बेसिक्स याद रखना। जनता जब सरकार की प्रतिभूतियां खरीदती है, बॉन्ड खरीदती है, ट्रेजरी बिल खरीदती है और बदले में पैसा देती है, तो वो सरकार को वास्तव में उधार दे रही है। उससे भी हम लोग घाटे का वित्तीयन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि क्या घाटे का वित्तीयन जीसेक के माध्यम से हो सकता है, तो आंसर बोलना बिल्कुल हो सकता है। हम लिखा हुआ देखो, बाजार उधार सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से, मार्केट बोरोइंग जीसेक के माध्यम से घाटे का वित्तीयन हो सकता है। दूसरा, यदि सरकार उधार लेने के लिए 1 वर्ष से कम के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करती है तो उसे अपन ट्रेजरी बिल कहते हैं। याद रखना, यदि 1 वर्ष से कम के लिए सरकार पैसा ले तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल। यदि जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 वर्ष से अधिक जारी करे उसे अपन बोलते हैं सरकार के बॉन्ड। तो ये दोनों के माध्यम से सरकार उधार ले सकती है और उसके माध्यम से घाटे का वित्तीयन हो सकता है। तो पहला हो गया उधार। उधार में पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी बॉन्ड के माध्यम से उधार, ट्रेजरी बिल के माध्यम से उधार। सरकार कभी कभी, जैसे बोलते हैं ना, आपने फिर हेरा फेरी देखी होगी, 1 का डबल कर देंगे। सरकार भी योजना चलाती है, जैसे LIC वगैरह के माध्यम से, जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से, अटल पेंशन योजना के माध्यम से। आप हमको 200 रुपये दो, हम आपको इतना पैसा लौटाएंगे। आप हमको भी 1000 रुपये दो, 1000 रुपये के माध्यम से जब आप बूढ़े हो जाओगे तब सरकार आपको इतनी इतनी पेंशन प्रदान करेगी। सरकार सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, सरकार आपको कई सारी योजनाएं का पार्ट बनाती है, जिसमें सरकार कहती है भैया आप छोटी छोटी बचतों को हमारे पास जमा करो, उसके बदले में हम आपको कुछ सिक्योरिटी देंगे। तो ये सिक्योरिटी जब सरकार आपको बेच रही है, उसके बदले आपसे जो पैसा सरकार ले रही है, जिसे बोल रही है कि हम 50 साल बाद देंगे,
उसके माध्यम से सरकार उस समय अपने घाटे का वित्तीयन कर सकती है। पहला है उधार, जीसेक, ट्रेजरी बिल, सरकार के द्वारा जो बचत पत्र बेचे जाते हैं उससे प्राप्त होने वाले पैसे से भी सरकार घाटे का वित्तीयन कर सकती है। 1 2 3 4 आ सकता है यूपीएससी में, समझ पा रहे हैं। अगला, आप लोग जब राज्य सरकार के कर्मचारी बनोगे तो आपका पीएफ कटेगा। जब भैया पीएफ का पैसा तो ग्रेजुएटी के रूप में, पेंशन के रूप में बाद में मिलेगा, समझ पा रहे हैं। वो पैसा तब तक कहाँ जाएगा, सरकार उसको यूज़ कर सकती है घाटे का वित्तीयन करने में। क्लियर पॉइंट। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा भी, और क्या हो सकता है भैया, जो लोक लेखा निधि होती है, पता है आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, तो उसका पैसा भी सरकार घाटे के वित्तीयन के लिए यूज़ कर सकती है। दूसरा, अगर घर के लोग लोन ना दे तो विदेश के लोगों से लोन ले सकते हो। हम बोलते ना, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, अमेरिका से लोन ले लिया, तो विदेशी ऋण अगर प्राप्त करोगे तो उससे भी घाटे का वित्तीयन हो सकता है। एक और शब्द यहाँ पर आया, यूपीएससी में काम का है, प्रश्न आएगा, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, हिंदी में कहेंगे नगद शेष में आहरण द्वारा कमी के माध्यम से क्या घाटे का वित्तीयन हो सकता है। आप बोलना हाँ हो सकता है। मतलब जीसेक के माध्यम से, ट्रेजरी बिल के माध्यम से, प्रोविडेंट फंड के पैसे से, लोक लेखा के पैसे से, विदेशी उधार के माध्यम से, ये जो ड्रॉ डाउन दी कैश बैलेंस लिखा हुआ है इसके माध्यम से सरकार घाटे का वित्तीयन कर सकती है। इसमें कोई भी भोजक का रहने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने एक टफ क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स, एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए सॉल्व कर लिया। क्लियर पॉइंट, याद रख पाओगे। 1 2 3 4 5 6 ये सारे नाम आवश्यक हैं। क्लियर पॉइंट। अब दूसरा प्रश्न, सर्वाधिक कहाँ से आपको पैसा मिलता है। देखिए यहाँ पर पहला तो ये हो गया। अब सर्वाधिक कहाँ से मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सरकार ने कुल उधार लिया है यहाँ पर इतना। क्लियर पॉइंट। इसमें से सर्वाधिक सरकार ने उधार प्राप्त किया है जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से। और आप सभी को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार जो उधार लेती है उसे अपन आंतरिक उधार के नाम से जानते हैं। इसलिए यूपीएससी के अंदर प्रश्न आए कि वर्तमान भारतीय सरकार विदेशों से यानी भारतीय उधार से ज़्यादा पैसा उधार लेती है या जनता से आंतरिक उधार के रूप में सर्वाधिक पैसा लेती है, यानी मेजरली घाटे के वित्तीयन का साधन मेनली कौन है, आंतरिक उधार या बाह्य उधार। तो आप देखो सर्वाधिक उधार कहां से आ रहा है, जीसेक के माध्यम से। मतलब सबसे बड़ा साधन आपको सरकार के बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखने मिल रही है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर, वर्तमान भारत के लिए घाटे के वित्तीयन का सबसे बड़ा स्रोत है इंटरनल डेब्ट, यानी जीसेक को बेचने के बाद में पैसा लेना। क्लियर पॉइंट। जो आपको 11 के आसपास में यहाँ पर देखने मिल रहा है। क्लियर पॉइंट। साधन तो ये भी है हुंडी को बेचना, ट्रेजरी बिल को बेचना, लेकिन आप देखो इस वर्ष के अंदर ट्रेजरी बिल को बेचकर कोई भी पैसे लाने की बात नहीं की गई है। तो साधन है, लेकिन वर्तमान भारत सरकार ट्रेजरी बिल को बेचकर घाटे का वित्तीयन नहीं कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकती, वर्तमान में नहीं कर रही है। सर्वाधिक कहां से कर रही है, जीसेक को बेचकर। क्लियर पॉइंट। अल्प बचतों को बेचकर भी पैसा लाया जा रहा है, कई सारी चीज़ों को लाया जा रहा है। तो एक बार आप सारी चीज़ें देख लेना, यहाँ पर कौन को कुल जोड़ लेना। लेकिन मेरे को बताना था कि सर्वाधिक पैसा आता है जीसेक को बेचकर, तो जीसेक सर्वाधिक मात्रा में, ध्यान रखना है, इस बात को खत्म करते हैं। क्लियर पॉइंट। ये बता दिया मैंने आपको घाटे की प्रवृत्ति 4.4 वर्तमान में घाटा। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखो कि भारत में पिछले 5 सालों में सर्वाधिक घाटा देखने मिल रहा है 2021-22 में, क्योंकि आप सभी को पता है जब 2019 में कोविड-19 आया तो उसका सर्वाधिक प्रभाव अगले 1.5 साल में पड़ा। समझ पा रहे हैं, सरकार को हॉस्पिटल बनाने पड़े वगैरह वगैरह। तो जब सरकार को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जब सारे लोग घर में लॉकडाउन में आएंगे, सब टैक्स नहीं सरकार को दे रहे होंगे। समझ पा रहे हैं, हम जब घर में हैं तो हम घूमने जा ही नहीं रहे, होटल में खाना खा ही नहीं रहे, तो टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो सरकार का उस टाइम में बजट बिगड़ा। देखो सारे के सारे जितने भी घाटे हैं कब बढ़े हैं, उस टाइम पर 2021-22 में ऐसा ग्राफ आया है, और ये सारे कम होकर वर्तमान में कम हो गए। मतलब अगर मैं थोड़ा सा दूर से आपको चार्ट दिखाऊं तो 2021 में कोविड के बाद में आपको सारे घाटे एक पीक पर देखने मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको देखिए 9.2 राजकोषीय घाटा कितना हो गया था, 9.2, जिसे कम करके अपन 4.4 करने की बात कर रहे हैं। राजस्व घाटा कितना हो गया, 7.3। समझ पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे घाटे, जिसे कम करके अपन ने चीज़ें कराएं। काबिल तारीफ वाली बात है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार ये चार्ट को थोड़ा सा देख लेना। अगर प्रश्न यूपीएससी के अंदर आएगा कि भैया पिछले 5 वर्षों में लगातार भारतीय सरकारी घाटे कम हो रहे हैं, तो पिछले 1 2 3 4 5, अगर ये 5 आ गया तो यहाँ पर मामला खत्म हो जाता है। क्लियर पॉइंट। बाकी तो चीज़ें सही चल रही हैं। अगला प्रश्न, सरकार के वित्त पोषण का स्रोत बता दिया मैंने आपको। सर्वाधिक क्या है, कहाँ है सर्वाधिक जीसेक वाला मामला हो गया। क्लियर पॉइंट। अगली बात करते हैं। हाँ,
बचा हुआ है टाइम, थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं सरकार की प्राप्तियों की स्पेशल बात करूं तो सरकार के करों में कौन कौन से कर हैं? निगम कर, आयकर, वेल्थ टैक्स, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, जीएसटी और संघ राज्य क्षेत्र पर कर। समझ पा रहे हैं? अब देखो यहाँ पर सर्वाधिक पैसा सरकार ने प्राप्त किया है यहाँ पर किससे? यहाँ पर ये ना, ये हाँ, सकल राजस्व कितना हैगा इधर, सर्वाधिक सरकार ने पैसा प्राप्त किया है यहाँ पर आयकर से। यहाँ पर देखो आपको आयकर देखने मिल रहा है। तो याद रखो कि सरकार की प्राप्तियों में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इनकम टैक्स। यहाँ पर लिख दिया मैंने, देखो ये आयकर। इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? दूसरे नंबर पे आपको देखने मिलेगा यहाँ पर जीएसटी। देखो ये 11 लिखा हुआ है, वहाँ पर 14 था, यहाँ पर जीएसटी है। तीसरे नंबर पर आपको देखने मिलेगा ये निगम कर। तो अगर सरकार का पहला कर पूछना चाहता है कोई व्यक्ति, सर्वाधिक कहाँ से पैसा आता है? आयकर से। दूसरा आता है जीएसटी से और तीसरे नंबर पे आता है निगम कर से। उसके अलावा छोटे छोटे कर आपको ये सारे कर देखने मिल रहे हैं, यहाँ से पैसा आपको देखने मिल सकता है। आप बोलोगे सर ये सेवा कर तो अपन ने खत्म कर दिया है, लेकिन भैया कुछ चीज़ों पर आज भी सेवा कर लग रहा है, तो थोड़ी बहुत मात्रा में सेवा कर से भी कुछ ना कुछ पैसा आपको देखने मिल रहा है। सारा काम समझ पा रहे हैं? ये चार्ट पढ़ाने का केवल इतना मतलब कि अगर टैक्स में प्रश्न आ गया कि सर्वाधिक पैसा कौन से टैक्स से है, तो आयकर से पहला, दूसरा जीएसटी, तीसरा निगम कर, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर से छांट सकते हो, सारा काम कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया कि आय के अलावा सरकार और चीज़ों से सरकार पैसों की प्राप्ति करती है। वो और चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला हो गया ब्याज की प्राप्ति, जब हम किसी को उधार देंगे तो बदले में ब्याज आएगा। सरकार के उद्यमों से लाभ मिलता है। सरकार को कई सारे दुनिया के देश उधार नहीं अनुदान देते हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे और कई सारी चीज़ें आएंगी। तो कर भिन्न राजस्व में आपको यह मामला देखने मिलेगा। ये याद बिल्कुल मत रखना, केवल ये चीज़ याद रखो, काम चलते जाएगा हमारा। क्लियर है पॉइंट? चलिए नीचे आते हैं हम लोग। हाँ, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो बहुत काम की चीज़ है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 5-10 मिनट में अपन टॉपिक को बाइंड अप करेंगे, लेकिन ये बहुत आवश्यक रहने वाला है। सरकार ने जितनी भी कर प्राप्तियां करी उसमें सर्वाधिक पैसा आ रहा है आयकर से, दूसरे नंबर पर जीएसटी से, तीसरे नंबर पर निगम कर से। लेकिन साथियों एक बात बताऊं आपको मैं, जो आयकर है ना, इनकम टैक्स जो है, जो आयकर है ना, वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है और दूसरे नंबर पे जो जीएसटी है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगर एग्जाम में प्रश्न ये आ गया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक पैसा सरकार कौन से कर से कमा रही है, इन दोनों में से तुलना आ गई, तो देखो यहां पर आपको देखने मिल रहा है। अगर तुलना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करके आ गई कि भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बताओ, हमको किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं पूछना, तो यहां पर आपको जो ये येलो लाइन देखने मिल रही है ये डायरेक्ट टैक्स की है। ये येलो लाइन आपको डायरेक्ट टैक्स की देखने मिल रही है और जो ये ग्रीन लाइन देखने मिल रही है आपको इनडायरेक्ट टैक्स की देखने मिल रही है। मतलब सरकार के द्वारा जो कुल प्राप्ति की जा रही है उनमें सर्वाधिक प्राप्ति किससे है? प्रत्यक्ष कर से। और दूसरे नंबर पर आपको क्या देखने मिल रहा है? अप्रत्यक्ष कर। तो अगर मैं टैक्स के नाम की बात करूं तो इनकम टैक्स पहले है, जीएसटी बाद में है, निगम कर उसके बाद में है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सरकार सर्वाधिक पैसा डायरेक्ट टैक्स से कमाती है क्योंकि दो बड़े टैक्स के अंदर आते हैं, इनकम टैक्स और निगम कर। क्लियर है पॉइंट? इसके अलावा मुझे नहीं लगता काम की बातें कुछ होंगी। ये केंद्र की निवल प्राप्तियों के बारे में हमको नहीं देखना, ये चीज़ों के बारे में हमको नहीं देखना, ये फिनेंस कमीशन ग्रांट के बारे में हमको नहीं देखना, कुल व्यय के बारे में बता दिया मैंने आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ये अलग काम नहीं देखना। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियों के बारे में हमको नहीं देखना, पूंजीगत व्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसकी काम की नहीं है। अब यहाँ पर पेंशन वेंशन के बारे में बता दिया था मैंने आपको कि रक्षा के ऊपर ज़्यादा व्यय होता है, फिर सब्सिडी पर, फिर पेंशन पर। तो यहाँ पर एक मामला आपको सीधे क्लियर देखने मिल रहा है। तो ये कुछ डेटा की बात यहाँ पर और की जा रही है। ये भी काम की चीज़ नहीं है, अंतरण का ये मामला भी नहीं है। अब देखो एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर सरकार ने कई सारी योजनाओं पर व्यय की बात करी है। सरकार ने यहाँ पर हेडिंग डाली है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। देखो इतनी सारी योजना सरकार चलाती है, सरकार इन योजनाओं पर कितना खर्च कर रही है आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए ये योजनाएं आवश्यक हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या होती है, राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम क्या है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया क्या है, पीएम श्री योजना क्या है। आपको ये योजनाएं
अगर आपने इन योजनाओं के बारे में 2-3 बातें याद कर लीं कि भैया ये कब स्टार्ट होती है, कब चलती हैं, इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ग्राम सड़क योजना, इनसे प्रश्न आएंगे यूपीएससी के अंदर, मेंस के अंदर, एमपीएससी के अंदर। तो आपको बस इन योजनाओं के बारे में, देखो है तो बहुत सारा, टास्क अगर कंप्लीट कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक आध दिन में कंप्लीट कराऊंगा इतनी सारी योजनाओं को, कैसे कैसे काम करना, समझ पा रहे हैं। तो ये योजनाओं के साथ हमारा मामला खत्म हुआ, और ये बजट के अंदर वही जो बात पढ़ी हम लोगों ने, उसी की बत्तीबाजी दी हुई है। आप मुझे अपना कमेंट के अंदर अपना नंबर भेज देना, ताकि चीज़ें अपन देख लें, और कमेंट के अंदर भेजोगे तो मैं आपको यह सारा भेज दूंगा। अगर आपने ये सेशन पूरा सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि बजट की बेसिक जो बातें हैं वो आप कभी भूल पाओगे। ये सारी बातें बहुत काम आने वाली हैं। चलिए सेशन को बाइंड अप करते हैं। सभी को धन्यवाद। एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा, इतने बड़े सेशन के बाद आप प्लीज़ 2 लोगों तक ये सेशन शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, और 2 लोगों तक शेयर करने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मतलब कुछ भी कमेंट की जो भी फैक्ट आपको याद रखने के लिए मिल रहा है, या कुछ आपके मन में क्यूरीज हो, कुछ प्रश्न हो, धन्यवाद मैंने बोल देना, ताकि अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा, थैंक यू।